बेटा आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चैप्टर हमारा लेंदी है, आप सबको पता है। और कुछ बच्चों की मुझे पर्सनली जब मेरी उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना है कि मैम हमें कॉन्सेप्ट्स कुछ हद तक क्लियर हैं, तो आप जो है हमें समझा दीजिए ताकि हमारा जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए। ठीक है बेटा, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिनसे मैं आप लोगों को फटाफट से कोशिश करूँगी आपको ये चैप्टर बता दूँ, पढ़ा दूँ। ओके बेटे, तो आप लोग आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं कि जो भी हर कोई इंडिविजुअल, ठीक है ना, कोई भी, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, यानी कि किसी भी स्पीशीज का कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा जो है वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, आप एक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो ये तो इसमें हम लोग पहले एक लेबल पढ़ते हैं कि लेबल, अलग अलग लेबल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेबल क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है हमने को पढ़ा था ना कि जो नॉन लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स बने हैं करके, तो जो स्टार्टिंग हुई है वो मैक्रोमोलिक्यूल से हुई बेटा। मैक्रोमोलिक्यूल्स से क्या बने, सेल्स बने। सेल्स से क्या बने बच्चों, टिश्यूज बने। ठीक है ना, टिश्यूज से क्या बने, ऑर्गेन्स बने। ऑर्गेन्स से क्या बने बच्चे, इंडिविजुअल बने। ओके, और इंडिविजुअल से क्या बना है आपकी, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर के क्या बने, देखो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स हमने पढ़ा था ना ये सब चीज़ें। इनसे क्या बना, सेल्स बने। बहुत सारे सेल्स मिलकर के आपस में क्या बन गए, टिश्यू बन गए। बहुत सारे टिश्यूज मिलके आपस में क्या बन गए, ऑर्गन बन गए। बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के क्या बन गया बेटा, एक इंडिविजुअल बन गया। और बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में मिलेंगे, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है ना, तो आप सीधे इसको ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके, मेरे आँख, कान, नाक, ये सब चीज़ें मिलकर के क्या बन गई, मैं पूरी की पूरी एक इंडिविजुअल बन गया ना हम लोग। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके, आप, मैं, दूसरे, तो हम लोगों ने सबने मिलके क्या बनाई, एक पॉपुलेशन बना दी, ह्यूमंस की पॉपुलेशन बना दी। ठीक है, अब बहुत सारी पॉपुलेशन बना लेते, अलग अलग जगह की पॉपुलेशन, वो मिलके क्या बना देगी बेटा, कम्युनिटीज बनाएंगी। ठीक है ना, वो बना देंगे आपकी कम्युनिटीज, और कम्युनिटी मिलके बनाती है आपकी इकोसिस्टम, और फिर इकोसिस्टम्स मिलकर के क्या बन जाते हैं, आपके बायोम्स बन जाते हैं। तो फाइनली अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बायोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जब भी हम कभी इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें उसकी स्टार्टिंग से थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए, वही मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए, अब इसी में जो मेन पॉइंट है उसमें जाते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी, क्या समझते हैं। इकोलॉजी बेटा एक इंटरैक्शन है। ठीक है, इंटरैक्शन यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ना। कैसे जुड़ना, ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ना, किसी एक ऑर्गेनिज्म का उसके आपस के जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, एबॉयटिक इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं हम इसको, एबॉयटिक कंपोनेंट जो हम कहा जाता है। एबॉयटिक क्या है, जो बायोटिक नहीं है, ए जब लग जाता है दैट इज ए बायोटिक, यानी कि जो ए दैट इज जो कि आपके नॉन लिविंग थिंग से मिलकर के बनता है, उसको क्या कहेंगे आप, एबॉयटिक कहेंगे। और बायोटिक किसको कहेंगे, बायो वर्ड, इट सिंपली इसका मतलब है लिविंग। ठीक है, तो ये किस चीज से मिलकर के बनता है, आपके लिविंग थिंग से। अब हम अगर जाते हैं कि इकोलॉजी के लेबल्स की अगर मैं बात करती हूँ कि हाउ मेनी लेबल्स ऑफ इकोलॉजी आर देयर, तो बेसिकली हमारी इकोलॉजी के 4 लेबल होते हैं। ठीक है ना, एक है हमारा सबसे पहला लेबल जो कहलाता है दैट इज ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाएगा, जो स्टार्टिंग का लेबल है बेटा दैट इज ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, सेकेंड लेवल की बात करें तो दैट इज पॉपुलेशन। क्या हुआ सेकेंड लेवल, पॉपुलेशन हुआ। उसके बाद की अभी मैंने आपको बताई थी पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाती है, कम्युनिटीज। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है आपका बायोम्स। क्या आएगा आपका, बायोम्स। ठीक है, तो 4 लेवल के जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा जा सकता है इकोलॉजी के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को बताइए। ठीक, इसी में जो नेक्स्ट आपका आता है, अब हम इसमें इकोलॉजी और उसके एनवायरमेंटल लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो अब ये जान लीजिए बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स कैसे बनते हैं। हमें पता है कि अर्थ है, अर्थ किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और हमने कभी कभी क्या पढ़ा है कि अपने ही अर्थ ऐसे अपनी ही उसमें अपनी ही धुरी में ऐसे करके लट्टू की तरह, ठीक है, घूम जाती है। इसको क्या कहते हैं, टिल्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो ये
टिल्ट करना और जो ये रिवॉल्यूशन है, ठीक है ना, आपका सन के चारों ओर घूमना, इससे क्या बनते हैं बेटा, अलग अलग सीजन्स बनते हैं, ठीक है ना। इससे क्या बनेंगे, आपके डिस्टिंक्ट अलग अलग सीजन्स बनते हैं, ओके, डिस्टिंक्ट सीजन्स बनते हैं। अब इससे क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, ठीक है ना, वेरिएशन हो जाएंगी। तो अब सालाना वेरिएशन है ना, पूरे साल भर में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। तो ये जो इनको क्या कहेंगे, साल भर की जो वेरिएशन है, दे आर कंसिडर्ड एज एनुअल वेरिएशन। क्या कहलाती है ये, एनुअल वेरिएशन कहलाती है। अब इसमें एनुअल वेरिएशन किस में बेटा, एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से आप क्या समझते हो, बोथ रेन और स्नो, ठीक है ना, दोनों रेन और स्नो मिलकर के क्या कहलाती है, आपकी प्रेसिपिटेशन कहलाती है। और इसी की वजह से बनते हैं बायोम्स। क्या बनते हैं, बायोम्स, मैं ये समझाना चाह रही थी, ठीक है ना, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। तो इससे हम क्या बनाएंगे, जितने भी हमारे मेजर बायोम्स है, हमारे मेजर बायोम्स कौन कौन से हैं, एक तो है डेजर्ट, ठीक है। अब देखो इसका संबंध कैसे है प्रेसिपिटेशन से, यानी कि रेन और स्नो से कैसे है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो, अगर बहुत कम बारिश होती है तो वो क्या हो गया, डेजर्ट एरिया कह देंगे हम लोग। ठीक ठीक होती है, ठीक है, तो हम उसको टेम्परेट एरिया कह देंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या आता है, अगर बहुत अच्छी होती है तो बेटा वो रेन फॉरेस्ट हो गए, बहुत अच्छी बारिश होती है तो वो रेन फॉरेस्ट हो गए। अगर स्नो है, ठंडा बर्फ होगी, जहाँ पे ठंडा बहुत होगा ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वो क्या है, आपका टुंड्रा रीजन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, हमारे मेन बायोम्स की बात हो रही। अब इसी में देखिए आपकी जो सीबीएसई है, सीबीएसई में आपका एक डायग्राम बना हुआ है बेटा, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है, देखा आपने। यहाँ पे हमें क्या दिखा रखे हैं, प्रेसिपिटेशन दिखा रखी, और इस साइड में क्या दिखा रखा है, हमें टेम्परेचर दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, टेम्परेचर। अब अगर आपने गौर किया हो तो ये टेम्परेचर ऊपर ऊपर जितना जाएगा वो बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, और इस साइड को जितना जाएगा वो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल बढ़ती रहेगी। रेनफॉल आपके सेंटीमीटर में दिखाई है और 450 तक गई है। वैसे जो आपका टेम्परेचर है बेटा, ये आपका यहाँ 30 तक में दिखाया हुआ। अब आप देखिए कि सबसे नीचे इस वाले लेवल में यहाँ से स्टार्ट होता है और कहीं यहाँ जाता है। कौन सा रीजन जाता है, आर्कटिक रीजन। कौन सा रीजन बताया हुआ है, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा रीजन बताया है, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाओ और आगे तक पहुंचो तो बेटा कौन सा वाला दिखा रखा है, कोनिफर्स दिखा रखे हैं। क्या दिखा रखे हैं, कोनिफर्स। उससे और ऊपर को आप यहाँ पे देखिए, इस वाले कोने में जाइए तो यहाँ पे दिखा रखा है डेजर्ट। क्या दिखा रखा है, ये डेजर्ट दिखा रखा है। उसी से बिल्कुल चिपका हुआ यहाँ पे क्या दिखा रखी है, आपकी ग्रासलैंड दिखा रखी है। क्या दिखाई हुई है बेटे, ग्रासलैंड दिखाई हुई है, ठीक है। अब इसी ग्रासलैंड और इसको पूरा कवर करते हुए इस एरिया को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका क्या दिखा रखा है, टेम्परेट फॉरेस्ट दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, टेम्परेट। और अब देखिए यहाँ से एक लंबा करके बहुत आगे तक जा रहा है, ये आपका क्या दिखा रखा है, ट्रॉपिकल दिखा रखा है, ठीक है बेटा। इसमें रीजन पूछा जा सकता है कि किस रीजन में क्या है, ये ऐसे करके ये हाईएस्ट यहाँ पे चला गया आपका 450 तक। अगर आप इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से देखना तो ये तो आपका यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन है, यहाँ पे 0 है, माना 0 से ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं 30 तक है, और ये नीचे माइनस में आ रहे हैं। तो ये देखो माइनस वाला टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, माइनस में शो हो रहा है, ये आर्कटिक टुंड्रा रीजन का, ठीक है। और वहीं पे प्रेसिपिटेशन, ये जो स्नो है वो इतनी आ रही है, ठीक है, बारिश भी हो रही है पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा देखो ठंडा है। तो कोल्डेस्ट रीजन, आर्कटिक रीजन को हम क्या मानेंगे, कोल्डेस्ट, ठीक है, बहुत ही ठंडे रीजन है। उसके बाद ऊपर कोनिफर्स आ जाते हैं, ये भी ठंडे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी कोल्ड होता है आपका, इस रीजन में भी आपका कोल्ड रहता है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है, देखो टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन कुछ हद तक, ठीक है ना, तो यहाँ पे रेनफॉल ठीक ठीक होती है, ऐसा कुछ नहीं है, और टेम्परेचर यहाँ का सही माना जाता है। अब ये देखो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल यहाँ देखिए आप लोग, ये यहाँ पे गया हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं ना इस रीजन में, देखो इस रीजन में इतना आगे तक बढ़ गया है, तो यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो होती है वो ट्रॉपिकल एरिया में होती है। अब रेनफॉल की अगर बात मैं करूँ तो देखो सबसे इस साइड है डेजर्ट है, डेजर्ट में नहीं होती, इसका मतलब बहुत ही कम ना के बराबर बारिश होती है। उससे बिल्कुल चिपका ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में भी कम बारिश होती है, ठीक है। पर देखो गर्म होता है, टेम्परेचर वाइज सबसे टॉप में पहुंचे हुए ना ये,
दोनों, तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, ठीक है ना, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पर रेनफॉल बहुत कम। वहीं पे यहाँ पे क्या है, आपका टेम्परेचर बहुत लो है और रेनफॉल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, स्नो से कवर्ड रहते हैं ज़्यादातर एरिया। तो इस टाइप से हमने कौन कौन से देखे हैं बेटा, टुंड्रा रीजन देख लिया, कोनिफर देख लिया, टेम्परेट देख लिया, ट्रॉपिकल देखा, डेजर्ट देखा, ग्रासलैंड देखा, ये मेजर बायोम्स है, ठीक है। तो हमने इनको टेम्परेचर और रेनफॉल के बेस पे इनको अलग अलग कैटेगराइज किया है। तो पूछा जाता है हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ देखने को मिलेगी, तो ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। और वहीं पे अगर कोल्डेस्ट पूछा जाए तो टुंड्रा हो गया, और अगर गर्म के मामले में पूछा जाए तो डेजर्ट हो गया। तो ये हमारे क्या है, मेजर बायोम्स है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें, अब हमने बायोम्स की तो बात कर ली। अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जहाँ पे राजस्थान डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना, रेन सोक्ड मेघालय देखने को मिलेंगे, ओशियंस, डीप ओशन देखने को मिलते हैं, बर्फ से ढके हुए पोलर रीजन्स पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हाई माउंटेन टॉप्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, थर्मल स्प्रिंग्स देखने को मिलती है। ऑल दीज थिंग्स आई हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है बेटा। अगर मैं अब की एलिमेंट्स की बात करूँ, इन वेरिएशंस को, मतलब ये वेरिएशन होती किस वजह से, क्यों इतने चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, लाइट रिस्पॉन्सिबल है, वाटर रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे नॉन लिविंग है तो इसलिए इनको अबॉयोटिक फैक्टर कहा गया। वहीं पे पैथोजन है, पैरासाइट है, प्रीडेटर है, कॉम्पिटिटर्स है, ये सारे क्या है बेटा, बायोटिक फैक्टर है, ठीक है, लिविंग थिंग्स है, तो इनको बायोटिक कहा गया। ओके, तो ये चीज हमने इतनी पढ़ दी है। अब अगर मैं इसमें मेजर एबॉयोटिक फैक्टर्स किसकी बात करती हूँ, मेजर एबॉयोटिक फैक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे टेम्परेचर में। टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, ठीक है, किसी चीज को करने के लिए। अब देखो, आपने हमेशा ग्लोब देखा होगा, मैं एक रफ बता दे रही हूँ, बीचों बीच जो लाइन जाती है इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से सटा हुआ इलाका क्या कहलाता है, तुम्हारा ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, ठीक है। उससे और ऊपर चले जाओ तो क्या कहलाएगा, टेम्परेट एरिया कहलाएगा, टेम्परेट जोन हो जाएगा। और टॉप बिल्कुल लास्ट एंड में पहुंच जाओ तो ये पोलर रीजन्स कहलाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ये ऊपर का जो एरिया है दैट इज नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, और जो नीचे वाला एरिया है बेटा दैट इज साउथ हेमिस्फीयर, ये पता है। तो इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे अच्छे अमाउंट पे पड़ती है, तो ये जोन जो है ये बहुत अच्छा एरिया माना जाता है। यहाँ पे अच्छी लाइट है, यहाँ रेनफॉल अच्छा है, तो यहाँ पे वाइड वेराइटी, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अलग अलग प्लांट्स की वेराइटीज़ मिलेंगी, एनिमल्स की वेराइटी मिलेंगी। तो सबसे फ्लरिश, सबसे अच्छा रीजन जो होता है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे जैसे इस ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर 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 को जाते रहेंगे तो बेटा टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे जैसे जैसे हम उधर को जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। इक्वेटर से पोल्स की ओर को, जैसे प्लेन से माउंटेन में जाए तो टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। तो पोलर एरियाज में बहुत जीरो हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड में भी कम रहता है, वही डेजर्ट में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा पहुँच जाता है, ठीक है। तो अब इसमें थर्मल स्प्रिंग हो गए, ठीक है, जो गर्म पानी के जो कुंड उंड होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप जो समुद्र वगैरह हो गए हैं, तो वहाँ पर कभी वहाँ तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है बेटा। अगर हम लोग तप्त कुंड देखें, ठीक है ना, बिल्कुल गर्म कुंड देख लें, या फिर समुद्र के बहुत अंदर देखें तो वहाँ का टेम्परेचर, तो कितनी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है ना टेम्परेचर के बेस पे भी। अब ये टेम्परेचर जो होता है, हमारी बॉडी, हमें पता है ना, एंजाइम से बनी हुई है, तो मूव करते हैं इधर उधर, फंक्शन तो रोल तो सारा एंजाइम्स का है। तो एंजाइम्स का जो ये मूवमेंट, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना, उसी से समझिए कि जो ये एंजाइम्स का जो एक काइनेटिक मैकेनिज्म है, वो सारा का सारा टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब टेम्परेचर की जहाँ मैं बात कर रही हूँ तो दो टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते। एक होता है बेटा यूरी थर्मल। यूरी थर्मल से आप क्या समझते हो, यूरी वर्ड कहीं भी आएगा, थर्मल तो होता है सीधी सी बात आपका टेम्परेचर के लिए थर्मल वर्ड यूज हो गया है। यूरी के लिए वाइड वेराइटी समझ लो, क्या समझोगे इसको, वाइड रेंज। यूरी कहीं भी आएगा तो आप समझ लेना वो वाइड रेंज है। और दूसरा टर्म आता है आपका स्टीनो हो गया नैरो। स्टीनो को क्या समझोगे आप लोग, नैरो रेंज समझोगे, ठीक है। और थर्मल हो गया टेम्परेचर, यानी कि यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स की फ्लक्चुएशंस को
टॉलरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो भी सर्वाइव कर लेंगे, अप हो जाएगा तो भी सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। वहीं पे स्टीनोथर्मल वो कहलाते हैं बेटा जो बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ टेम्परेचर्स को नहीं बेयर कर पाते हैं, ठीक है। तो उन वो आपके स्टीनोथर्मल कहलाएंगे। समझ गए आप लोग, स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल, ठीक है। अभी नेक्स्ट में हम जाएंगे तो वहाँ पर भी यूरी एंड स्टीनो आएगा, बट आपका थर्मल की जगह कुछ और चीज़ यूज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट में टेम्परेचर, ये तो मैंने आपको टेम्परेचर बताया, ओके। जो नेक्स्ट है दैट इज वाटर। क्या कहलाता है वो? वाटर। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज वाटर। वाटर क्या, देखो विदाउट वाटर तो बेटा कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता है, ठीक है। जो डेजर्ट एनिमल है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वाटर, वो भी उनके लिए भी एज हमारे लिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। बट उन लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप की अडेप्टेशन करी हुई है जिसकी वजह से कि वो डेजर्ट में एरिया में भी रह लेते हैं। अभी हम अडेप्टेशन वाले टॉपिक में उसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर लें, किसकी? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, पानी में जो रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या होता है, वाटर क्वालिटी उनके लिए बहुत मायने रखती है, खास तौर से वाटर का पीएच, ठीक है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके अलावा दूसरा, एक तो वाटर का पीएच हो गया, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वाटर के मामले में जिसको कहते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी से आप क्या समझते हो? सॉल्ट का कंसंट्रेशन। कहते हैं भैया समुद्र में जो पाए जाते हैं जीव जंतु या हम लोग समुद्र में रात दिन रहते हैं तो उनको तो पानी की कोई टेंशन नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि वाटर जो सी का जो वाटर है ना वो इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है कि किसी भी हालत में आदमी उसको पी नहीं सकता। अगर पिएगा ना तो आदमी का जो बॉडी का जो उसका खुद का पीएच है पूरा इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, कि आदमी नहीं जी सकता है, ठीक है। इसीलिए सॉल्ट कंसंट्रेशन की, यानी कि नमक, नमकीन पानी भी एक लिमिट तक ही बर्दाश्त किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। नमकीन पानी हम नहीं पी सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन को हम लोग पीपीटी में नापते हैं। पीपीटी से क्या समझते हो? पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो अब इसमें 3 प्रकार की वेराइटीज बताई गई हैं। इनलैंड वाटर हो गया, एक इनलैंड वाटर, इसमें बहुत कम सैलिनिटी होती है, यानी कि लेस देन 5% से भी कम सैलिनिटी होती है। वहीं पे जो सी वाटर होता है बेटा उसकी होती है 30 to 35, ठीक है ना। और वहीं पे हाइपर सैलून, हाइपर सलाइन से आप क्या समझते हैं? सलाइन हो गया बहुत, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, सलाइन मतलब नमकीन जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें नमक का कंसंट्रेशन है। तो ये तो 100 से भी पार कर जाता है बेटा, इतना ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल हो गया लेगून्स। आपने लेगून्स पढ़े होंगे अपनी छोटी सी क्लास में। जैसे समुद्र है, मेन ओशन है, इसका पानी कहीं से कट के निकल गया किसी जगह से और एक छोटी सी जगह में जाकर के इकट्ठा हो गया, तो वो जो पानी होगा वो बहुत ही ज़्यादा नमकीन होगा। उसी से तो नमक बनाते हैं, ठीक है। सॉल्ट बेड्स ऐसी तो बनते हैं, वाटर को किनारे में ले जा करके उसका इवेपोरेट करवा के। तो सोचो उस पानी में कितना ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा, ठीक। तो इसी से 2 वर्ड इसमें भी आते हैं आपके। एक आता है यूरी हेलाइन, मैंने आपको बोला ना यूरी और स्टीनो आपको याद रखना है। तो अब क्योंकि सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है उसके लिए हम लोग हेलाइन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूरी हेलाइन हो गया और दूसरा हो गया आपका बेटा स्टीनो हेलाइन। यूरी हेलाइन से क्या, फिर से वही वाइट, ठीक है ना, वाइड एरिया होगा, ठीक है, वाइड टॉलरेंस होगी, ठीक है ना। तो वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस होगी, किसके प्रति टॉलरेंस? सॉल्ट कंसंट्रेशन के प्रति, ठीक है ना। मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाए थोड़ा कम हो जाए तो जो उसको एक्सेप्ट कर लेता, उसको टॉलरेट कर लेगा, उसको बर्दाश्त कर लेगा, वो ऑर्गेनिज्म यूरी हेलाइन कहलाएंगे। और वहीं पे जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बहुत ही नैरो रेंज को, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होती है, उसी में उनको दिक्कत हो जाती है। नैरो सकरा, ठीक है, नैरो होता है पतला, वाइड होता है चौड़ा, तो इसमें ज़्यादा वो है ना चांसेस हैं टॉलरेंस के, इसके पास कम है टॉलरेंस के चांसेस, ठीक है। तो स्टीनो हेलाइन जो होती है वो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करती है। यही कारण है कि बहुत सारे जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो सी वाटर में नहीं रह पाते हैं, ठीक है। और वहीं पे सी वाटर वाले आपके जो है फ्रेश वाटर में नहीं रह पाते, क्योंकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, वहीं पे सी वाटर में बहुत ज़्यादा होता है, ओके। अब इसी में जो नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका, हमने टेम्परेचर देख लिया बेटा, सैलिनिटी देख ली, ओके। अब इसी में थर्ड पॉइंट में आपको बताती हूँ लाइट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एक चीज को समझते हुए चलिए। अगर आप समझेंगे नो डाउट बेटा आपका ये वाली चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे, आप सारे करके आएंगे। तो लाइट, नेक्स्ट आता है लाइट। लाइट किस लिए जरूरी है आपको पता है ना, दैट इज फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट रिक्वायरमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स करते हैं,
क्लियर है? तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आती है देखो हर्ब श्रब्स, मैनी हर्ब्स आर देयर, श्रब्स आर देयर। ये जो हर्ब श्रब्स है ना, ये बड़े बड़े पेड़ों के नीचे होती हैं। कहाँ होती है? बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ये हर्ब श्रब्स देखने को मिलती हैं। तो इनको थोड़ा सा भी लाइट मिल जाए तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, बिकॉज दे आर यूज टू विद ऑल दीज थिंग्स। वहीं पे जो प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके टॉप में गए हुए, तो इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है सनलाइट की। इसमें एक टर्म है आपका फोटो पीरियड, फोटो पीरियडिज्म, ठीक है? फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट पौधों की, हर पौधे की फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, ठीक है? क्यों? ये जो फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट है ना, ये ज़रूरी होती है पौधे की फ्लावरिंग के लिए। पौधा कब फूल निकलेंगे किसी पौधे में, कब क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि कब, जब किसी पौधे को जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट मिल जाती है तो उसमें उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, फ्लावर भी आने लग जाएंगे और चीज़ें भी होंगे लग जाएंगी, ठीक है? तो उसको फोटो पीरियड, फोटो मतलब हो गया लाइट, लाइट पीरियड हो गया लाइट का पीरियड, ठीक है? फोटो पीरियड के हिसाब से हम लोग देखते हैं ना, कुछ क्रॉप्स विंटर में उगती हैं, कुछ क्रॉप्स समर में उगती है। समर में वो क्रॉप्स उगेंगे जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए, ठीक है? वहीं पे विंटर में वो क्रॉप्स उगती है जिनको कम लाइट से हो जाता है। तो ये भी आप लोगों ने सब चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं बेटा जिन पे जिनके ऊपर लाइट का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है? तो सीजनल वेरिएशंस होती हैं, लाइट इंटेंसिटी और उसका ड्यूरेशन, इसको आप फोटो पीरियड मैंने आपको समझा दिया। ये लाइट उसके हिसाब से, लाइट की प्रेजेंस के हिसाब से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अपना अपना फॉरेजिंग यानी कि फूड गैदरिंग का टाइम होता है, ठीक है ना? दिन भर में फूड गैदर करते हैं, फिर उसके बाद चले रिप्रोडक्शन देखा है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ्स होते हैं जब बर्ड्स उनमें रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग का समय आ जाता है उनका, ठीक है? माइग्रेटरी हैबिट एक्टिविटीज़ भी करने लग जाते हैं, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर सीजन होता है। तो लाइट का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा हद तक रिलेट करता है। वहीं पे अगर मैं सोलर रेडिएशन की बात करूं, लाइट की बात आ रही, तो बेटा सोलर रेडिएशन को हम लोग नहीं छोड़ सकते। सूरज से आने वाली, हमें पता है ना, प्रिज्म होता है, सूरज की रोशनी है, यहाँ 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, विबग्योर हमने पढ़ा है ना इस टाइप का। तो इसमें जो होती है, इसमें अब हम कहेंगे कि जैसे डार्क इन्वायरमेंट है तो, या फिर बहुत ज़्यादा नीचे समुद्र के अंदर का इलाका है, 500 मीटर से भी ज़्यादा जो नीचे गहराई में ओशियंस में, तो उन लोगों का कहाँ से पूरा होता होगा? तो उनके जो स्पेक्ट्रम है ना, लाइट की रोशनी जो डिफरेंट 7 कलर्स में आपकी हो जाती है, इंद्रधनुषी रंग में जो बढ़ जाती, इसी में जो ब्लू कलर है बेटा, उसकी रेंज 425 to 450 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है ब्लू कलर की। वहीं पे रेड कलर की होती है 600 to 700 नैनोमीटर। आपने वहाँ पढ़ा है, हम जब पढ़ रहे थे, हमारा ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर था, एट दैट टाइम हम लोगों ने बेटा पढ़ा था ना, ये रेंजेस पढ़े थे, ठीक है ना? आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, सूरज की रोशनी आती है, इलेक्ट्रॉन आता है, गेन होता है, फिर एकदम से एक्साइट हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी थी, ठीक है बेटा? हाँ, तो उसी से रिलेट करता है। तो ब्लू और रेड लाइट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यही कहीं ना कहीं हमारी इनको, ये इन रिसोर्सेज तक, इन सोर्सेज तक जहाँ तक नॉर्मल लाइट नहीं जा पाती, तो वहाँ तक ये हमारी ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स की जो लाइट्स होती है वो पहुँच जाती हैं और वो फिर हेल्प करेंगी आपके फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? अब इसी में नेक्स्ट आता है बेटा हमारा सॉइल। सॉइल क्या होता है? अब सॉइल कैसी होगी, क्या होगी, इसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे इस पे क्लाइमेट का असर पड़ता है, जगह जगह की क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ की सॉइल होती है। वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग से आप क्या समझते हो? सॉइल हमें पता है कि रॉक के टूटने से बनती है, तो किस टाइप की रॉक थी, किस प्रोसेस से वो टूटी है, वो उसकी वेदरिंग प्रोसेस के अंदर आएगा। वहीं पे सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड है, कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर के आई है, या सेडिमेंट्री है, ठीक है? ये भी अपने आप में, अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अभी बिल्कुल रिसेंट में जोशीमठ का बहुत न्यूज़ में आ रहा है बेटा, कि वो जो लैंड बनी हुई, जोशीमठ की जो ज़मीन बनी हुई है, वो कहीं से डिपॉजिटेड है इरोशन से, ठीक है ना? वहाँ पे गैदर्ड है, वो सेडिमेंटेशन के थ्रू बनी है, तो जिसकी वजह से उसका बहुत खतरा बना हुआ है, और तब वो स्टेबल नहीं है, वो एरिया स्टेबल नहीं है, तभी वहाँ पे हम दरारें देख रहे हैं। तो वो भी डिपेंड करता है किस टाइप से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? सॉइल डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ है। अब अगर मैं सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, ठीक है ना, कैरेक्टर्स ऑफ सॉइल, तो इसमें आ जाता है सॉइल के ग्रेन, छोटे छोटे जो उसके कण होते हैं उनको ग्रेन कहते हैं, उसका साइज क्या है, और
साथ ही साथ में सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वो पानी को कितना ज़्यादा गेन करता है। अब अगर मैं सैंड की बात करूँगी तो इसकी तो बहुत ही कम होती है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं क्ले की बात करती हूँ तो बहुत अच्छी होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और जो बेस्ट मानी जाती है कल्टीवेशन के लिए दैट इज़ लूमी सॉइल, ठीक है ना। तो ये हम लोग ये चीज़ें भी देख चुके हैं, आप लोगों का इससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल भी था, ठीक है बेटा। तो वो आप लोगों ने किया भी होगा एग्जाम्स में, मोस्ट ऑफ यू, आप सब अधिकतर आप बच्चों ने इन सब चीज़ों को अपने एग्जाम्स में किया होगा। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, अब हमने एबॉयटिक फैक्टर्स तो पढ़ लिए। क्या क्या एबॉयटिक फैक्टर पढ़े थे हम लोगों ने? हमने पढ़ा टेम्परेचर पढ़ा सबसे पहले, फिर हमने देखा है वाटर, देन वी वेंट थ्रू विथ, हमने फिर लाइट, ठीक है। अभी सॉल्ट कंसंट्रेशन भी हमने देखा था, सैलिनिटी, ठीक है, वाटर में ही पढ़ी है, इस टॉपिक को अलग से नहीं पढ़ के। फिर हमने सॉइल पढ़ी है, तो ये हमने मेन एबॉयटिक फैक्टर के बारे में पढ़ ली। अब इनका रिस्पॉन्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्सेस ऑफ दीज एबॉयटिक, कि कैसे इन एबॉयटिक फैक्टर से ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोप करता है। ये सारी की सारी स्ट्रेसफुल कंडीशन कहलाती है, यानी कि जो प्रेशर बनाती है, प्रेशर जो बनाती है उनको स्ट्रेसफुल कंडीशंस कहा जाता है। तो इससे इन चीज़ों से बचने के लिए एक प्रोसेस आती है आपकी, दैट इज होम्योस्टेसिस, ठीक है ना, होम्योस्टेसिस। इसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि बाहर की कंडीशन पूरी तरह से अलग है, पर उस बाहरी कंडीशन के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के, ठीक है ना, इंटरनल कंडीशंस को, इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करता है, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। यानी कि अंदर के एटमॉस्फेयर को, हमारी बॉडी के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसको मेंटेन करना, बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, ठीक है ना, उसको एडजस्ट करना, तो उसी को हमारा होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि अगर देखो हम एसी कार का एग्जांपल ले लें, एसी हमारे घरों में लगे रहते हैं, ठीक है, हमने एसी लगा दिया तो क्या होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है एसी, ठीक है ना। बाहर गर्म है तो अंदर ठीक हो जाता है भैया, बाहर गर्मी है तो अंदर मॉडरेट, ठीक है। एसी लगा तो ठंडा होगा आराम से, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों में ठंडा हो जाएगा। तो हम ये होम्योस्टेसिस की प्रोसेस आजकल आर्टिफिशियल तरीके से भी करने लग गए हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल मीन से भी आजकल आदमी इसको करने लग गया है, पर ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे अंदर बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल तरीके से भी हम अपनी बॉडी के अंदर इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी अभी और डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, पर समझ लीजिए कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, हमारे इंटरनल एटमॉस्फेयर को बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढालना, ठीक है, दैट इज होम्योस्टेसिस। ये एक हमारा नेचुरल क्वालिटी है। इसी में हमारी जो फर्स्ट चीज़ है, इसको करने के लिए जो पहली चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेट। रेगुलेट क्या है? कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप से होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? अपने अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल चेंजेस लाके अपने बिहेवियर में बदलाव लाएंगे, अपनी फिजियोलॉजी में चेंज लाएंगे। तो दो तरीके होते हैं इसके। एक तो आता है आपका थर्मो रेगुलेशन। क्या आता है? थर्मो रेगुलेशन, वन इज योर थर्मो रेगुलेशन। दूसरा आता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन। क्या आता है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो वर्ड कहीं आ गया तो मैंने बताया था ना अभी आपको, टेम्परेचर समझ लेना, रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, सीधी सी बात है। थर्मो रेगुलेशन वो होगा जिसमें कि हम बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल हो गया, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ओके। अभी ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो जहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेगुलेट रहेगा, तो इसमें क्या होता है? कांस्टेंट ऑस्मोटिक रेगुलेशन, यानी कि बॉडी का जो पीएच है वो बिल्कुल बरकरार, मेंटेन रहे, वो अप एंड डाउन ना हो। हमने पीएच कितना इंपॉर्टेंट होता है वो भी आप जानते हैं, आपने 9th में पढ़ा है ना, कि अगर बीच का 7 होता है, इस साइड को आएंगे आप तो एसिडिक हो जाएगा, इस साइड को जाएंगे तो बेसिक जाएगा। बहुत ज़्यादा इधर भी अच्छा नहीं, बहुत इधर भी अच्छा नहीं, बीच का पॉइंट जो है सही है, थोड़ा बहुत इसके आगे पीछे चलता है, बट बहुत ज़्यादा इधर उधर कहीं ना कहीं दिक्कत ले आता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में यही चीज़ें आती हैं। तो मैमल क्या करते हैं बेटा? मैमल जो होते हैं ये सारी एबिलिटीज़ को अपने अंदर संजोए रखते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। चाहे अंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाके में जाएं, चाहे सहारा जैसे गर्म मरुस्थल या डेजर्ट में जाएं, तो हर जगह आज जो है मैमल सर्वाइव कर रहा है ड्यू टू ओनली दीज टू मेन क्वालिटीज ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं बात करती हूँ अपने बॉडी के कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर की, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना,
सेल्सियस, तो इतना ही होता है। तो अब इसको बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं हम, समर के समय पे क्या करते हैं हम लोग, स्वेट, ठीक है, हमें पसीना आने लग जाता है। पसीने से क्या होगा कि हमारी बॉडी सरफेस को उससे ठंडक मिलती है, ठीक है ना, सरफेस को कूलिंग मिलती है। वहीं पे अगर मैं विंटर की बात करूं तो विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम ठंड से अपने आप को करने के लिए क्या करते हैं, शिवर करते हैं, कांपने लग जाते हैं, ठीक है ना, शिवरिंग होने लग जाती है। शिवरिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज बेटा, ये एक एक्सरसाइज है जिससे कि हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर विल रेज, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, पर ये एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में ऐसा नहीं हो पाता। तो प्लांट्स में तो 99% एनिमल्स अगर मैं बोलूँ तो वो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रख पाते हैं। वहीं पे अगर मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करती हूँ तो उनका जो, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, तो उनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है ना उनके बॉडी फ्लूइड का, वो चेंज होता रहता है बेटा, हवा के साथ, पानी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो पानी में पाए जाने वाले ऐसे प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, इनको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स कहते हैं। दे सिंपली कन्फर्मर्स, दे आर सिंपली कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर्स आप समझते क्या हो, कन्फर्मर्स वो होते हैं जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ही ज़्यादा उस पर असर पड़ता है बाहरी चीज़ों का, एक्सटर्नल फैक्टर का, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, ठीक है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उन पे बाहर के एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनको क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स। ज़्यादातर इसमें आते हैं तुम्हारे मराइन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, उनको मराइन जो समुद्र में पाए जाते हैं, तो मराइन इनवर्टिब्रेट्स, दे आर सिंपली द कन्फर्मर्स। तो इनमें क्या होता है बेटा, जो थर्मो रेगुलेशन होता है, यानी कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको यूज़ करनी पड़ती है। तो यही कारण है कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स जैसे कि, स्मॉल एनिमल्स में किन की बात करती हूँ, जैसे कि श्रीव्स हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, ठीक है ना, ये सारी। तो इनमें क्या होता है, ये जो स्मॉल एनिमल्स होता है, ये चाहे हीट लॉस करें, इनमें हीट लॉस हो या फिर हीट गेन हो, या फिर हीट ये लोग लें या फिर हीट दें, ये दोनों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इनके सरफेस एरिया का, ठीक है ना, इनका ये कितना सरफेस घेरते हैं, ठीक है ना, ये छोटे इतना सरफेस घेरते हैं या फिर इतना सरफेस घेरते हैं। तो स्मॉल एनिमल्स में बहुत फर्क पड़ता है, उनके सरफेस एरिया का फंक्शन बहुत है। तो स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एनिमल है मैं बोल रही हूँ, उनका क्या होता है, सरफेस एरिया लार्ज होता है, किसके कंपैरेटिव, उनके वॉल्यूम के कंपैरेटिव, डोंट फॉरगेट दिस लाइन, उनके वॉल्यूम के कंपैरेटिव उनका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होता है, पर वॉल्यूम कम होता है। तो वॉल्यूम के कंपैरेटिव उनका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लार्ज है। इसीलिए क्या होता है, दे लूज एनर्जी वेरी फास्ट। तो वो क्या करेंगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी जल्दी एनर्जी लूज करने लग जाते हैं, ठीक है। कब लूज करते हैं, जब बाहर ठंडा होता है, तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, अब बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी अपने शरीर को फिर से गर्म करने के लिए, ठीक है ना। अब वो कैसे करते हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू करेंगे। तो यही रीज़न है, और जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटा मतलब उसमें एक एनर्जी का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, उनको एनर्जी लगानी पड़ती है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो यही रीज़न है कि स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, कि वाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली आर नॉट फाउंड इन पोलर एरियाज। तो आपका वहाँ सीधे सीधे ये आंसर आपको लिखना है कि स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया कंपैरेटिव टू देयर वॉल्यूम, सो दे लूज एनर्जी वेरी फास्ट, ठीक है ना, सो दे लूज energy very fast when outside there is cold. Okay, so that's why small animals are not found in polar regions. यही कारण है, क्योंकि भैया कहाँ से इतनी एनर्जी वो लूज कर जाएंगे, तो फिर उस एनर्जी को दोबारा गेन करने में तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू दोबारा से उस एनर्जी को गेन करेंगे। तो इससे तो बेटर है ना कि ऐसी जगह पे ज़्यादा रहा ही ना जाए। तो ये इनका सिंपल हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं बेटा, दोज हु हैव इवॉल्व्ड एबिलिटी, ठीक है, जिन्होंने ये रेगुलेट करने की एबिलिटी को
समय के साथ साथ मतलब अपने अंदर समाहित कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, इसके बारे में हो गया है, कन्फर्मर्स के बारे में समझा दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर देखो बाहर की कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, यानी कि बाहर बहुत प्रेशर है ऑर्गेनिज्म के उस पर, तो बेसिकली वो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, दो काम करता है। या तो वो उस जगह से चला जाएगा, माइग्रेट कर लेगा। माइग्रेट क्या होता है, टेम्परेरी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वापस फिर उसी जगह पे आ जाना, या तो वो माइग्रेट कर जाएगा। दूसरा वो क्या कर सकता है बेटा, सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड से आप क्या समझते हो कि थोड़ी देर के लिए जो अपनी एक्टिविटी है ना उसको वहीं पे रोक दे। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे अभी कंडीशन सही नहीं चल रही है, तो अपनी जो एक्टिविटी है उसको अपना ग्रोथ वगैरह वगैरह अभी थोड़ा हल्का कर दे, धीमा कर दे अपना डेवलपमेंट। जैसे ही फेवरेबल ग्रोथ आएगी फिर से वो कर देगा, फिर से अपना दोबारा से ग्रो करने लग जाएगा। तो माइग्रेट में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है आपका साइबेरियन क्रेन का। किसका है, साइबेरियन क्रेन। हमको पता है ना कि इस समय ठंडी के समय पे हमारा जो ये क्योलेडो नेशनल पार्क है बेटा, भरतपुर में। कहाँ है, भरतपुर। भरतपुर कहाँ है आपका, राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान अभी भरा होगा। राजस्थान का जो ये क्योलेडो नेशनल पार्क है भरतपुर का, अभी भरा है। वहाँ पे साइबेरियन क्रेन हर बार इस सीजन में आ जाती है। ठीक है, विंटर में हमेशा आती है। और जैसे ही अभी थोड़ा सा हमारा हल्का हल्का सा मौसम, अब जनवरी आ गया तो फरवरी के एंड तक वो यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, वापस चली जाएंगी साइबेरिया। तो ये कुछ समय के लिए आई है ना, फिर वापस चले जाएंगे, तो ये माइग्रेट हो गया। ठीक है, वहीं पे सस्पेंड क्या होता है, थोड़ी देर के लिए अपनी एक्टिविटी को रोक देना, टेम्परेरी। जैसे ये कौन करते हैं, सस्पेंड कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, फंजाई करते हैं, और जो लोअर प्लांट्स है उनमें ये एक्टिविटी देखने को मिलती है कि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब वो स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, यानी कि डॉर्मेंसी क्या होती है, स्लीपिंग फेस। ठीक है ना, जहाँ मतलब वो सोने चला जाता है, मान लो। ठीक है ना, बीज उगेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए सोने चला जाएगा, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो फिर दोबारा से ग्रो करने लग जाएगा। उसको पानी मिलेगा, मॉइस्चर प्रॉपर मिलेगा, ग्रो करने लग जाएगा। फिर उसी में नेक्स्ट आता है, इसमें सस्पेंड में जो है तुम्हारे स्पोर्स भी आते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं बेटा, स्पोर के बाहर बहुत आउटर कवरिंग जो होती है उसकी थिक होती है, तो कहीं भी कभी भी जैसे गिर गया, ठीक है, हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, गिर गए तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यानी कि परिस्थिति सही नहीं है, तो वो वहाँ पे पड़े रहेंगे। जैसी फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो ग्रो करने लग जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एनिमल्स में कैसे देखने को मिलती है, एनिमल्स दो प्रोसेस करते हैं। एक तो करते हैं हाइबरनेशन होती है प्रोसेस, और दूसरी होती है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होती है बेटा, इसको विंटर स्लीप कहते हैं जनरली। ठीक है, अभी जैसे ठंडा हो रहा है, सोने के लिए चले गए, आजकल सांप नहीं दिखाई देते ज़्यादा, आजकल अभी चूहे भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये विंटर में अभी सोने के लिए गए हैं, इनको इतना ठंडा होता है कि बिलों में घुस जाते हैं। अभी जो है गर्मी जैसी होगी ये बाहर निकल आएंगे, और कुछ जो होते हैं गर्मी में नहीं बर्दाश्त करते तो वो समर में सोने चले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसके बाद एक और प्रोसेस इसमें देखने की, एक टर्म आता है आपका बेटा जू प्लैंक्टन। ठीक है, और एक आता है इसी में फाइटोप्लैंक्टन। ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन होते क्या हैं, जू प्लैंक्टन होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल एंड मतलब ग्रुप ऑफ, क्या कहोगे आप इसको, ग्रुप ऑफ स्मॉल एंड छोटे छोटे एंड फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। ठीक है, छोटे होते हैं और फ्लोट करने वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, उसको जूप्लैंक्टन कहेंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्री फ्लोटिंग, जो अपने आप तैरती रहती है, फ्री फ्लोटिंग माइक्रो एल्गी। ठीक है ना, छोटी छोटी एल्गी जो काई काई जैसी होती है, तो वो जो फ्लोट करती है उसको फाइटोप्लैंक्टन कहती हैं, एक दूसरे को खाते हैं ये। ठीक है ना, जूप्लैंक्टन ईट फाइटोप्लैंक्टन्स को भी। तो अभी लेक्स और पॉन्ड्स में क्या होता है, लेक्स पॉन्ड्स, ठीक है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम, यहाँ पे क्या होता है, डायपॉज की स्टेज देखने को मिलती है। क्या होता है डायपॉज को, आप क्या समझोगे, डायपॉज को क्या समझोगे, डायपॉज दैट इज द सेम जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सस्पेंड पढ़ा था ना, वही सस्पेंड की स्टेज को डायपॉज कहते हैं, यानी कि स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट अब क्या हो गया, विकास क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गया, रुक गया है। ठीक है, तो अब जो डेवलपमेंट रुक गया है तो क्या होगा, डेवलपमेंट होने में टाइम लग जाएगा, डिले हो जाएगा डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली अभी तक हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं हमारा एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में आपको बता चुकी है, एडाप्टेशन वो क्वालिटी है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने एरिया में, ठीक है ना, अपने आप को एडजस्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन।
अडेप्टेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली यानी कि बिहेवियर वाइज अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने को ढालना, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे अडेप्टेशन बेटा देखने को मिलते गए हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, समय के साथ साथ वो अडेप्टेशन कभी कभी क्या होता है, जेनेटिकली फिक्स हो जाते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है आपका जिराफ का। किसका? जिराफ। पहले कहा जाता था कि जिराफ की छोटी सी गर्दन होती थी, ठीक है, क्योंकि घास आस उसको जमीन में मिल जाती थी। समय के साथ साथ वो घास जमीन की खत्म हो गई, पेड़ के पत्ते खाने लग गया, और पेड़ के भी पत्ते हो गए, फिर अपनी गर्दन और ऊपर ऊपर को करने लग गया। तो एक समय आया कि उसकी गर्दन जो पहले छोटी हुआ करती थी वो उतनी ऊपर, इतनी लंबी गर्दन हो गई उसकी, ठीक है ना। तो ये गर्दन बाद में क्या हो गया, उसके जीन में शामिल हो गया ये ट्रेड, और फिर वो जेनेटिक ट्रेड बन के अब जो है लंबी गर्दन वाले जिराफ होते हैं। तो ये भी एक अडेप्टेशन का ही एग्जाम्पल कह सकते हैं आप लोग। वहीं पे अगर कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कंगारू रैट है। क्या है? कंगारू रैट। कंगारू रैट है बेटा, अब इसको पानी की कमी हो जाती है। जब कभी पानी की कमी होती है तो ये क्या करता है, इसकी बॉडी में जो फैट होता है ना, फैट को ऑक्सीडाइज करके अपने पानी की कमी को पूरा करता है, ठीक है। और उसके अलावा अपने यूरिन को भी कंसंट्रेट करता है, गाढ़ा कर देना। जितना ज़्यादा यूरिन कंसंट्रेट होगा ना, उतना वाटर लॉस कम होगा, पानी कम आएगा, ठीक है ना, बॉडी से कम पानी गिरेगा। वहीं पे अगर मैं, ये तो एक कंगारू रैट हो गया। दूसरा मैं डेजर्ट प्लांट की बात करती हूँ। तो डेजर्ट प्लांट के पास क्या होता है, सबसे पहले इनके बाहर की जो क्यूटिकल होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, थिक क्यूटिकल होती है, जिससे कि क्या होगा, एकदम से पानी बाहर नहीं जाएगा। और जो इनके स्टोमेटा होते हैं ना, वो अंदर धंसे होते हैं, ठीक है ना, पत्ती है, पत्ती के अंदर अंदर को होते हैं स्टोमेटा, जिससे एकदम से वाटर लॉस नहीं हो पाएगा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा ना बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा ये जो डेजर्ट प्लांट है, इनमें एक स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेटिक पाथवे देखने को मिलता है, जिसको कैम पाथवे कहते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, एक कार्बन फिक्सेशन करने का एक अलग ही तरीका है, जो कुछ प्लांट्स में होता है, और ऐसे प्लांट्स में होता है जहाँ पे पानी की कमी देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, ये कैम पाथवे में जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं, क्लोज ड्यूरिंग डे, स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे, ठीक है, जिससे कि और रात को खुलते हैं, ओपन एट नाइट। तो इस टाइप का जो होता है वो स्पेशल टाइप का कैम कहलाता है। तो जिससे अब दिन के समय अगर स्टोमेटा बंद रहेंगे तो बेटा ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, ठीक, तो ट्रांसपिरेशन कम से कम होगा, समझ गए। वहीं को डेजर्ट प्लांट जैसे ओपनशिया, जिसको नागफनी भी कहते हैं, कैक्टस कहते हैं, इनकी लीव्स कैसी बन जाती है, स्पाइंस में बन जाती है ना, नीडल टाइप के ऐसे ऐसे पत्ती का बिल्कुल महीन होकर के सुई जैसे वो कांटे बन जाते हैं। तो उससे कम सरफेस एरिया होगा तो लॉस कम होगा, वही सरफेस एरिया वाली बात आ गई। और जो इसका मोटा सा जो स्टेम होता है उसी से फोटोसिंथेसिस होता है, अलग से पत्ती नहीं आती। अभी इसी में आता है कुछ मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट्स के होते हैं, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके जो हाथ पैर होते हैं और उनके जो कान होते हैं, स्पेशली ईयर्स, और उनकी जो लिम्ब्स होती हैं, ठीक है ना, हाथ पैर, वो छोटे होते हैं। क्या होता है, उनका साइज छोटा होता है। देखा, पहाड़ों में लोगों का कदकाठी जो होती है थोड़ी छोटी होती है, वहीं पे प्लेन्स में रहने वाले लोग जो होते हैं लंबी कदकाठ के होते हैं, ठीक है। तो वो छोटे क्यों होते हैं, ईयर एंड लिम्ब्स उनके शॉर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जितने छोटे होंगे उतना कम हीट लॉस होगा, ठीक है, उतना ही कम हीट लॉस होगा। और इसी को क्या कहते हैं, एलेंस रूल कहते हैं। ये तो एलेंस रूल भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना बेटा। एलेंस रूल कहता है कि मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स दे हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्ब्स, ठीक है, क्यों, टू मिनिमाइज हीट लॉस। अब इसी में क्या होता है, अब ठीक है, वहीं पे एक और एग्जाम्पल आपका है, उसको भी देख लेते हैं, दैट इज पोलर सीज में, ठीक है ना, पोलर एरियाज में, जो समुद्रों में, वहाँ पे सील्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी मछलियाँ सील्स। इनमें क्या होता है, एक थिक फैट की एक मोटी सी लेयर होती है चर्बी की, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्लबर। क्या कहते हैं, ब्लबर। और ये ब्लबर कहाँ होता है, स्किन के अंदर होता है, ठीक है ना, स्किन के अंदर क्या होती है, ब्लबर होती है। और ये ब्लबर क्या कहती है बेटा, इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर आपने पढ़ रखा है ना केमिस्ट्री में, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये इंसुलेटर का काम करती है, जिससे कि हीट बॉडी से बाहर नहीं जाएगी, तो इनको एकदम से ठंडा नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात भी कर लेती हूँ।
ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी फिजियोलॉजी में एकदम से कैसे आ जाते हैं, अंतर आ जाता है अचानक से, जैसे ही कोई स्ट्रेस आया, कोई दबाव आए, एटमॉस्फेयर का कोई हम पे ऊपर प्रेशर आ गया, तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली कुछ लक्षण दिखाने लग जाती है। एक उनमें से आता है आल्टीट्यूड सिकनेस। आल्टीट्यूड से आप क्या समझते हो, ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई में होने वाली बीमारी। जैसे कि क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे चढ़ते जाते हैं, पहाड़ों में चढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे रोहतांग पास है मनाली के नज़दीक, ठीक है, रोहतांग पास, तो अधिकतर जब लोग वहाँ जाते हैं तो उनको कुछ सिम्टम्स नज़र आने लग जाएंगे, जैसे उनको अजीब सी बेचैनी हो जाएगी, थकान लग जाएगा, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों होता है ये सब, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम है, ठीक है ना, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से, और जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए हमारी बॉडी फिर कुछ काम करती है। क्या करती है, सबसे पहले तो वो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, हमारा शरीर आरबीसी अब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाता है, रेड ब्लड सेल्स। और दूसरा, हमें ये जो इसकी हमें पता है कि इसकी जो हीमोग्लोबिन की ना बाइंडिंग एफिशिएंसी होती है एकदम से ऑक्सीजन के साथ, उसको भी घटा देगा, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन को कैरी करने का काम करता है ना, तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी वो घट जाएगी। और दूसरा जो होता है हमारा ब्रीथिंग रेट, सांस लेने का दर, वो बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा हम ब्रीथिंग रेट करेंगे उतना ही हम ऑक्सीजन को लेते जाएंगे, इनहेल करेंगे, तो ये भी हमारा एडाप्टेशन का मोड आ जाता है। अब मैं एक्वेटिक एनिमल्स की, ये तो ऊंचाई वाली बात भी कर दी, जिसको अल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं, समझ जाना आप लोग। अब इसी में अगर मैं एक्वेटिक प्लांट्स की बात करती हूँ, यानी कि पानी में पाए जाने वाले पौधे, तो आपने क्लास 9th में एरनकाइमा पढ़ा, एरनकाइमा, पैरनकाइमा, कॉलनकाइमा पढ़ा था ना। तो ये जो एरनकाइमा होता है, ये क्या करता है, पौधे को बॉयंसी प्रोवाइड करता है। बॉयंसी यानी कि तैरना, ठीक है ना, पौधा उसमें डूबेगा नहीं, ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, तो उसको बॉयंसी कहते हैं। तो वो प्रोवाइड करता है, क्यों, कौन, एरनकाइमा, ठीक है, टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है ना, एरनकाइमा। तो उसी में, उसके अलावा इसी में जो प्लांट्स होते हैं उनकी वैक्सी कवरिंग होती है। वैक्सिंग कवरिंग यानी कि पत्ती के ऊपर चिकनी चिकनी सतह होती है, जिससे कि एकदम से पानी में रहने की वजह से जो वाटर उनको लॉस कर सकता था, वो वाटर लॉस उनको नहीं होगा, ठीक। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स का हो गया। वहीं पे बहुत सारे जो मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स होती हैं या फिर जो फिशेस होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी बेटा वो, क्योंकि बहुत नीचे समुद्र में बहुत नीचे तक चली जाती है, बहुत ही नीचे तक जाती हैं, तो इनमें भी क्या होता है कि कुछ इस टाइप के अडाप्टेशंस होते हैं, जिससे कि ये समुद्र के अंदर उस एक्सट्रीम बिल्कुल अलग टाइप के एनवायरनमेंट में भी जी लेती है, ठीक है ना, ये अपने आप को रहने लायक बना लेती हैं। अब इसी में नेक्स्ट जाते हैं, वो है आपका बिहेवियरल। बिहेवियर कैसे हम लोग बदल सकते हैं, बिहेवियर से कैसे अडाप्टेशन करते हैं, कैसे कोप कर सकते हैं अगर कोई हमारी ऊपर प्रेशर आता है, एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट प्रेशर आता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज योर डेजर्ट लिजर्ड। क्या है वो बेटा, डेजर्ट लिजर्ड। ये क्या करती है ना, सूरज में जाके बास्क करने लगी, यानी कि गहरी गहरी सांस भरने लग जाएगी। सांस जोर जोर से बास्किंग करने की वजह से क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्व करने लग जाती है। क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्व करेगी, अंदर लेगी, हीट अंदर लेगी, तो उसका टेम्परेचर तो कहते क्या, तो अपने आप ही टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। ये कब की बात है, जब उसको टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो वो हीट को एब्जॉर्व करने लग जाती। वहीं पे अगर इसको गर्म हो गया तो ये क्या करी जाए, शेड में चली जाएगी, ठंडे में चली जाएगी। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो शेड में हो गई, टेम्परेचर कम होगा तो बास्किंग स्टार्ट कर देगी, जिससे कि हीट को अंदर लेती रहेगी, मुंह खोल करके धूप में जाके बास्किंग करती है, ठीक है ना। वहीं पे कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं, वो बिल बना के निकल अंदर घुस जाते हैं ना, ठीक है। जैसे ही बाहर गर्म हुआ तो बिलों के अंदर चले जाते हैं, अंदर गर्म हुआ तो बिल से बाहर निकल जाते हैं। स्नेक, रैट मैंने एग्जाम्पल बताया, ओके बेटा। तो हमारा ये एक मेन टॉपिक अभी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसी में आता है आपका पॉपुलेशंस, ठीक है ना, पॉपुलेशन। अब देखो, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो मैं बोलूँगी कि ये ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुआ या फिर डेथ हुआ, पर जब हम उसको एक बड़े पैमाने पे बोलते हैं तो हम लोग उसके साथ रेट वर्ड जला देते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन की जहाँ बात हो रही तो पॉपुलेशन में डेथ और बर्थ नहीं होता, ठीक है ना। पॉपुलेशन में होती है बर्थ रेट, क्या होती है, बर्थ रेट, या फिर होती है बेटा डेथ रेट, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो होती है, मतलब ऐसी जेनेटिक्स जिसमें कि हम पॉपुलेशन से रिलेटेड जेनेटिक्स, ठीक है ना, तो वो इवोल्यूशन
क्या कहलाती है वो? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अगर मैं बर्थ रेट बोलती हूँ आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट? बर्थ रेट मीन्स पर कैपिटा बर्थ, वहीं पे डेथ रेट मीन्स पर कैपिटा डेथ हो गई, ठीक है। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता भी है बेटा, कभी कभी बर्थ रेट निकालो या फिर डेथ रेट निकालो, ठीक है ना। अगर मैं बर्थ रेट की बात कराती हूँ तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज या फिर इंक्रीज इन नंबर। कोई भी चेंज हुआ है किसमें? बर्थ के मामले में नंबर में क्या बदलाव आया है, कितनी बर्थ और हुई हैं, ठीक है। और पहले का है टोटल मेंबर्स इन पॉपुलेशन, और पूरी पॉपुलेशन में कितने मेंबर हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, टोटल कितने थे? 20। टोटल नंबर ऑफ लोटस मान लो 20 लोटस पहले थे और 8 लोटस के पौधे और बना गए। तो अब इसका पूछ लिया कि भैया इसका बर्थ रेट बता दो, ठीक है। टोटल पहले कितने थे बेटा? 20 थे और 8 और बढ़ गए, तो कितने हो गए? 28 हो गए। अब मैंने इसमें क्या लिख रखा है कि टोटल, तो इसको अगर आपको निकालना हो तो कितने हैं लोटस प्लांट प्रीवियस टोटल कितने थे, ठीक है ना। टोटल नंबर इन पॉपुलेशन कितने थे और कितने नए ऐड हो गए, तो 20 और आप 8 को कर दो तो टोटल आपका बर्थ रेट क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 और इसको कट करो आप, 0.4 आ जाता है। वहीं पे अगर मुझे डेथ रेट निकालनी है तो चेंज यानी कि किसी भी प्रकार का बदलाव, ठीक है ना। बदलाव कैसे होगा? मरेंगे ना। अब डेथ रेट की बात कर रही हूँ तो घटेंगे ही घटेंगे, डेफिनेट सी बात है। बर्थ रेट की बात कर रही हूँ तो चेंज क्या होगा? इंक्रीज इन नंबर ही होगा। बर्थ हो रही है तो बढ़ेगा ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन नंबर लिखो या फिर कोई भी चेंज लिख लो। और टोटल जो पहले से टोटल मेंबर कितने हैं पॉपुलेशन में वो चीज़ देख लो, ठीक है। तो करंट, तो अब डेथ रेट क्या हो गया आपका? चेंज, या फिर अब यहाँ पे डिक्रीज इन नंबर लिखेंगे क्योंकि डेथ जब होती है तो नंबर डिक्रीज ही होता है हमेशा। और उसके अलावा कितना हो गया? टोटल मेंबर्स कितने हैं पॉपुलेशन में, ठीक है ना। टोटल मेंबर्स इन पॉपुलेशन। तो अब इसमें एक एग्जांपल बना दो कि पिछले हफ्ते माना कि 40 फ्रूट फ्लाइज थी। कितनी थी? 40 फ्रूट फ्लाइज थी, जिनमें से 4 मर गई। कितनी मर गई? 4 मर गई। तो 40 थी, 40 में से 4 मर गई। अब निकाल लो तो क्या आंसर आएगा? 0.1 आएगा। तो पहले कितनी थी और उनमें घटे हैं या फिर बढ़े हैं, जो भी नंबर है वो होगा डेथ रेट और बर्थ रेट के हिसाब से, ठीक है। तो जो भी नंबर घटा है या फिर बढ़ा है उसको ऊपर लिख दो, टोटल कितना था वो लिख दो, आपस में उनको डिवाइड कर दो तो आपके इसका आंसर आ जाता है, ठीक। अब इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन में बेटा सेक्स रेशियो वर्ड जो है अपने आप में यूज़ किया जाता है। तो अब सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूं तो भैया या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। पॉपुलेशन कोई भी इंडिविजुअल है या तो वो मेल कहलाएगा या फीमेल कहलाएगा। तो पॉपुलेशन के मामले में जैसे मैंने बोला कि डेथ रेट या फिर बर्थ रेट होता है, वैसे पॉपुलेशन के मामले में सेक्स रेशियो वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? हम लोग कहते हैं ना 60% मेल हैं, 40% फीमेल हैं, या किस भी ऐसा कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन जो होती है वो अलग अलग एजेस के हिसाब से कैप पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अगर मैं एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई चीज़ को प्लॉट करूं तो मुझे एक ऐसा पिरामिड मिलेगा और जिसको मैं क्या कहूँगी? एज पिरामिड। क्या कहेंगे? एज पिरामिड। अब एज पिरामिड में ना बेटा 3 चीज़ें ध्यान में दी जाती है। एक तो दी जाती है सबसे पहले, अब इसमें 3 लेवल है, देखो पिरामिड का ये तो एक जनरल टाइप का होता है। 3 चीज़ें होती हैं। सबसे नीचे वाली, ठीक है। अब 3 टाइप के आपको पिरामिड्स के वो दिखाई देते हैं। एक कहलाता है आपका ये बीच वाला जो है ये है रिप्रोडक्टिव फेस। कौन सी फेस है बेटा? रिप्रोडक्टिव फेस कहलाएगा, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन वाला फेस हो गया। इसके ऊपर के जो है ये क्या है आपके बेटा? पोस्ट रिप्रोडक्शन। क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्शन। क्या समझते हो आप पोस्ट रिप्रोडक्शन? बाद की, रिप्रोडक्शन के बाद वाले पोस्ट, और रिप्रोडक्शन से पहले वाले, रिप्रोडक्शन से पहले वाले को क्या कहेंगे? प्री रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? प्री रिप्रोडक्शन। ये 3 चीजें आती हैं इसमें, प्री रिप्रोडक्शन फेस, रिप्रोडक्शन फेस और पोस्ट रिप्रोडक्शन। 3 चीजें हर, आप अपना डायग्राम देखिएगा अपना अपनी एनसीईआरटी की बुक में जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये 3 चीजें दिखाई देंगी। अगर आपको ये सबसे नीचे वाला जो प्री वाला है, ठीक है, ये प्री है, ये आपके फिर रिप्रोडक्शन वाले हैं और फिर आपके क्या है? ये पोस्ट वाले हैं। अगर आपको ये इस टाइप से दिखाते हैं,
ठीक है ना। अगर ये आपको इस टाइप से दिखाई दे कि सबसे नीचे वाला सबसे लंबा है, देखो प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये सबसे लंबा है, उसके ऊपर वाले थोड़े से उससे अंदर की ओर को गए हुए, और सबसे टॉप वाला बहुत अंदर को गया हुआ, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ये पिरामिड के शेप में दिखाई देता है, तो ये एक्सपेंड हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे पॉपुलेशन, क्या मानी जाती है, एक्सपेंड। क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है ना। सबसे नीचे वाले को देखो, इसके हिसाब से कभी भी बताना क्या हो रही है। अगर सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा है तो यानी कि फैल रही है, बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, प्री रिप्रोडक्शन से पहले ही ज़्यादा है ना, तो ये एक्सपेंडिंग हो गई, ठीक है। अब सेकेंड वाले को अगर मैं देखती हूँ, प्री वाला, ये सबसे, ये पहला क्या है, प्री, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव, और तीसरा है पोस्ट वाला, ठीक है। अगर ये प्री वाला और रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर हैं, क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं, उसके बाद वाले थोड़े से अंदर को गए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये स्टेबल कहलाती है। क्या कहलाती है ऐसी पॉपुलेशन, स्टेबल। जब आपका प्री और ये रिप्रोडक्टिव दोनों के दोनों बराबर है, देखो बेटा, ठीक है ना, एक ही लाइन में आ रहे हैं ये, तो ये स्टेबल मानी जाएगी। ऊपर वाले को नहीं, नीचे के ये दो मेजर रोल प्ले करते हैं। इन दोनों को देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि एक्सपैंडिंग है, स्टेबल है, तो ये स्टेबल हो गई जब दोनों एक ही सेम उस पे हैं, ठीक है। और तीसरी इसी में आती है आपकी डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग कब होगी, जब जो सबसे नीचे वाला है, प्री वाला है, ये सबसे कम होगा, ठीक है, और ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला, ये क्या है, देखो प्री है, ये सबसे छोटा अंदर है, कम है, उसके बाद वाले बेटा बढ़ गए, उसके बाद वाले क्या हुए हैं आपके, बढ़ गए हैं, ठीक है ना, ये बढ़ गए हैं, ठीक है। पोस्ट वाले से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया है, ठीक। तो इन दोनों को देखना, अगर ये सबसे कम है तो ये होगी यहाँ डिक्लाइनिंग, यानी कि पॉपुलेशन रेट घट रहा है। पहले कम है ना, प्री कम है, तो पहले कम है तो रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा, कितना अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से, सबसे पहले वाले के हिसाब से आप लगा सकते हो। फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, उससे पता चल जाएगा। अगर वो सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा है तो वो एक्सपेंडिंग है, दोनों बराबर हैं तो स्टेबल है, अगर सबसे छोटा है तो दैट इज डिक्लाइनिंग है। तो इस टाइप से हम पॉपुलेशन का आइडिया लगा लेते हैं बेटा, ठीक है। तो पॉपुलेशन हम जब भी करते हैं तो एक एब्सोल्यूट पॉपुलेशन के हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है, ठीक है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें दो तीन चीज़ें, कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है फूड अवेलेबिलिटी। अगर खाना पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरा चीज़ आता है प्रेडेटर का प्रेशर कितना है। अगर प्रेडेटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलेशन अच्छी नहीं बढ़ सकती, फिर तो भैया खाने वाला मौजूद है। अगर शेर बहुत ज़्यादा हैं तो डियर की पॉपुलेशन पे तो फ़र्क पड़ेगा ही ना, डियर कम हो जाएंगे। तो प्रेडेटर का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर प्रेडेटर का प्रेशर है ही नहीं तो फिर पॉपुलेशन अच्छी खासी रहेगी। और तीसरा तो होता है बेटा एडवर्स वेदर, कि वेदर कैसा है, सूटेबल है कि नहीं है। अगर सूटेबल है तो ग्रोथ अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इसी में 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं बेटा जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को असर करते हैं। इसमें ये 4 कौन कौन सी चीज़ें, एक आती है नेटैलिटी, एक आती है मोर्टैलिटी, और एक आता है इमाइग्रेशन। एक क्या आता है, इमाइग्रेशन, और एक आता है ई माइग्रेशन, ठीक है ना। नेटैलिटी को समझो बर्थ रेट, नेटैलिटी को क्या कहते हैं, बर्थ रेट। मोर्टैलिटी, मरने से याद करो तो इसको कह देंगे डेथ रेट। मैंने ऐसे बच्चों को समझाया याद करने के लिए। मोर्टैलिटी एम फॉर दैट इज मरना, तो डेथ रेट हो गया, ठीक है ना। और उसी का जस्ट ऑपोजिट दूसरा उसी की तरह से प्रोनाउंस करते हैं नेटैलिटी, वो बर्थ रेट हो गया। अब इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन भी कंफ्यूज करता है। एक होता है जिसमें बाहर से उस पॉपुलेशन में आ गए, ठीक है। जैसे अगर एक क्लास में 30 बच्चे हो, 2 बच्चे बाहर से आ गए हैं, बाहर से आ गए हैं, तो वो क्या हो गया आपका इमाइग्रेशन। क्या हो गया, इमाइग्रेशन, यानी कि इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। देखो इसमें नंबर भी ज़्यादा है, माइग्रेशन इसमें भी है, इसमें भी, इसमें इम है, इसमें ई है, ठीक है। तो इसमें 2 वर्ड है, यानी कि बढ़त हो रही है, तो ऐसे भी याद कर लो। तो इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, इमाइग्रेशन। वही ई माइग्रेशन से घटती है, यानी कि अगर एक बच्चे क्लास में 40 बच्चे हो, 2 बच्चे कहीं ट्रांसफर हो गया, चले गए, तो 38 रहे ना, तो उस कंडीशन में जो उस जगह से दूसरी जगह चले गए वो
इमाइग्रेशन हो गया। ठीक है, आप 40 थे, 2 बाहर से आ गए तो वो इमाइग्रेशन होता है। ये पॉपुलेशन को बढ़ाता है, ये घटाता है। ये नेटालिटी है, बर्थ रेट है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मोर्टेलिटी यानी कि मर रहे हैं लोग, डेथ रेट है तो ये भी घटाएगा। मोर्टेलिटी घटाता है, नेटालिटी बढ़ाता है, तो ये पॉपुलेशन पे असर करता है। ठीक है, इसका एक अच्छा खासा आपके उसमें बना रखा है, बीच में आ गया आपका पॉपुलेशन की डेंसिटी जिसको एन से कहते हैं। ठीक है, ये इमाइग्रेशन है, इमाइग्रेशन बढ़ाएगा। ठीक है, ये मोर्टेलिटी है जिसको डेथ रेट भी कहते हैं, डी ये घटाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये नेटालिटी है, ये भी बर्थ रेट है तो ये बढ़ाएगा। ठीक है, इमाइग्रेशन, अब ये बाहर निकल रहा है पॉपुलेशन से तो ये भी क्या करेगा, इमाइग्रेशन ये भी क्या करेगा, घटाएगा। ओके, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन किसी भी दिए गए समय में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी एन है और समय कौन से समय में, टी टाइम पे। ठीक है, तो अगर t+1 टाइम पे इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है nt+1 इज इक्वल टू nt+b+i, बर्थ रेट प्लस आई यानी कि इमाइग्रेशन को, इन दोनों को माइनस करेंगे हम डेथ प्लस ई से। ठीक है ना, जो जो घटा रही है उन दोनों को साथ में लिख लो, ये मोर्टेलिटी, डेथ और इमाइग्रेशन घटा रही है साथ में लिख लो, नेटालिटी और इमाइग्रेशन बढ़ा रही है तो बी और आई को साथ में लिख लो, दोनों का माइनस करके आ जाएगा। अगर बी प्लस आई जो पॉपुलेशन को बढ़ाती, अगर ये अमाउंट ज़्यादा है, ये अमाउंट ज़्यादा है इसके कंपैरेटिव, ठीक है ना, इन दोनों के कंपैरेटिव, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। क्या माना जाएगा, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बी प्लस आई की वैल्यू ज़्यादा है तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये जो घटा रही है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो पॉपुलेशन घटेगी। ठीक है, इसको हम सीधे सीधे ऐसे समझ लेते हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें आते हैं दैट इज़ योर ग्रोथ मॉडल्स। क्या है बेटा, ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है ना, ग्रोथ मॉडल्स में हम दो टाइप के देखते हैं। एक तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या देखते हैं हम, इस टाइप से जो सीधे जाके आपका इस टाइप से बना देगा। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, या फिर ये बेसिकली ये ऐसे, ठीक है, एक एक कर्व बनाया है, ये कुछ इस टाइप से, ये जे शेप्ड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जे शेप। ये माना कि एक मैं बीच में लाइन खींच रही हूँ, इसको के बता रही हूँ। के मतलब कैरिंग कैपेसिटी। के का मतलब क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि कोई भी इकोसिस्टम अपने अंदर जितने ऑर्गेनिज्म को समा सकता है, यानी कि जितने ऑर्गेनिज्म का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि कैरी करने की कैपेसिटी। ठीक है ना, तो ये कैरिंग कैपेसिटी होगी। ये देखो कैरिंग कैपेसिटी से भी ऊपर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले ठीक था, फिर एकदम से बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये तब होता है जब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स हो, मतलब खाने पीने किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, भैया कोई व्यवधान ही नहीं है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा जो इसी में आता है वो आता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं जिसको। वो क्या करता है, पहले थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर एकदम से बढ़ेगा, फिर बेटा ये कांस्टेंट आ जाएगा। कैसा आएगा अपना, ये कांस्टेंट आ जाएगा कैरिंग कैपेसिटी के लगभग लगभग। तो ये एस टाइप का बनता है। कैसा बनता है, ये एस टाइप का। तो इसको सिग्मॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मॉइड। और दूसरा कैसा बनता है, जे टाइप का बनता है। कैसा बनता है, जे। पहले ठीक था, फिर एकदम से बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जा रहा है। और दूसरा पहले बढ़ा, देखो पहले ठीक ठीक चला, फिर बढ़ा, फिर एक समय आएगा जब वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, कोरोना सेम इसी टाइप से बना था। कोई भी चीज़ ज़्यादातर सिग्मॉइड जो होता है ये रियलिस्टिक है, यानी कि ये असल ज़िंदगी में, असल लाइफ में ये होता है। ठीक है, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम, क्योंकि हर किसी चीज़ की कोई एक लिमिट होती है और लिमिट के बाद उस चीज़ की वहाँ पे वो ख़त्म होता ही होता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत एसेंशियल है किसी भी पॉपुलेशन को करने के लिए। अगर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं तो उस समय हम लोग ये वाला देखेंगे ग्रोथ मॉडल, जिसको एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, इसको जियोमेट्रिक शेप्ड फैशन ग्रोथ भी कहते हैं, और इसको जे शेप्ड भी कहते हैं। 3 नाम है इसमें, एक जियोमेट्रिक भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसी को अपना एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। तो किसी भी फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है, आप देख लेना। और दूसरा इसको जे शेप्ड भी कहते हैं। ठीक है, जे शेप्ड कर्व बनता है इसमें। क्लियर, ये 3 चीज़ें हो गई आपकी। तो इसमें इसका सिंपल आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, n
एन क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, बी क्या होती है, पर कैपिटा बर्थ रेट हो गई, डी क्या हो गई, पर कैपिटा डेथ रेट होगी, डी डेथ रेट हो गई, बी बर्थ रेट हो गई, एन पॉपुलेशन हो गई। और अब इंक्रीज हुआ है या घटा है या बढ़ा है, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। ठीक है, b माइनस डी को मान लो r, क्या मानेंगे, b माइनस, मान लो b माइनस डी की वैल्यू r है। r क्या हुआ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल किसी भी चीज की नेचुरल ग्रोथ किस लेवल तक हो सकती है वो r से डिनोट करते हैं। तो अगर इसको r मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन हो जाएगा। ठीक है ना, और ये r की वैल्यू अक्सर हमें अगर एग्जाम में इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो r की वैल्यू दी रहती है तो वो निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्वे रैट की r की वैल्यू है 0.015, ठीक है, वहीं पर फ्लोर बीटल उसकी है 0.12। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन का 1981 में जो था r की वैल्यू कितनी थी, 0.025, अभी के उस पर डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये एक हमारा इसमें अच्छा सा आ गया है। तो एक और फॉर्मूला आपका बना रखा है, एन टी जीरो इज इक्वल टू, अगर किसी निश्चित समय टी समय पे तो कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर एक टाइम दे रखा है टी टाइम पे पॉपुलेशन की डेंसिटी एन टी हो गई। अगर बिफोर टाइम कोई भी समय, मतलब जिस समय शुरुआत ही नहीं होती, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, ठीक है, तो वो n0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n0। r तुम्हारा इंट्रिंसिक रेट तुम्हें पता ही है, e क्या है, e की वैल्यू हमें पता ही रहती है 2718 हो जाती है। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू रख करके इजीली निकाल सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। वैसे इसके फॉर्मूले याद करिएगा, एग्जाम में क्या आता है, ये फॉर्मूला कहीं कभी लिखने को दे देते हैं, कभी कभी इनके सिंबल्स को बोलते हैं, बताइए n क्या डिनोट करता है, d क्या डिनोट करता है, b क्या डिनोट करता है, ये सब चीज़ें बताई जा सकती हैं। इसमें एक गेम भी बहुत अच्छा आपको बता रखा है कि एक किंग है एक मिनिस्टर है, उन दोनों के बीच में चेस का गेम हो रहा है। ठीक है, तो मिनिस्टर कहता है अगर जो भी जीतेगा उसको, अब भैया उसका चेस का गेम हो रहा है तो उसमें तो स्क्वायर्स होता है ना, वो कहता है जो भी जीतेगा तो एक स्क्वायर में 1 ग्रेन इन स्क्वायर 1। ठीक है, अगर दूसरे स्क्वायर में पहुंचा तो 2 ग्रेन, तीसरे में पहुंचा तो मतलब उसका डबल होता जाएगा, 1 का डबल यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, चौथे वाले में पहुंचा तो 8 हो जाएगा। ऐसे करते 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 64 स्क्वायर होते हैं टोटल। तो दोनों के बीच में लास्ट में ऐसा होता है, राजा तो सोचता है अरे कितना अनाज देना, पर इतना अनाज हो जाता है बाद में मिनिस्टर के पास कि राजा को देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बाद में इतनी ह्यूज अमाउंट भी उसकी बन जाती है। ठीक है, तो इसी में अब हम, ये मैंने आपको एक्सपोनेंशियल बता दिया। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जिसमें कि अनलिमिटेड रिसोर्स है, रिसोर्स की कोई सीमा ही नहीं है, जितना खाना है खाओ भाई, जितनी जगह चाहिए ले लो वाली। तो वैसे में तो ग्रोथ अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा होता है लॉजिस्टिक, क्या होता है, सेकंड वन इज योर लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक को आपका बेटा वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ को ये वर्ल्डहर्स्ट के नाम से भी है, ये भी अलग अलग हिसाब से आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। उसके डिफरेंट नेम्स जो दे रखे हैं वो भी पता होने चाहिए। दैट इज वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स के साथ पॉपुलेशन जीती है। पहले में क्या था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पॉपुलेशन जो होती है कुछ लिमिटेड उसका रिसोर्सेज होते हैं उसमें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले थोड़ा सा लैग, मतलब हल्का सा धीरे, बहुत स्लो होगा, और उसके बाद फाइनली एक्सेलरेट होगा, और उसके बाद एक समय आएगा जब वो ग्रोथ रुकने के कगार पे आ जाएगी किस एरिया पे, जब वो अपनी के लगभग आसपास की स्टेज में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला है आपका डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर दीजिएगा। ये जो के है ना, दैट इज कॉल्ड एज योर कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, किसी भी इकोसिस्टम, किसी भी एरिया की, किसी भी हैबिटेट की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी माता के ऊपर एक्स्ट्रा भार मत दो। ठीक है, उसकी भी अपनी एक सहन शक्ति है, उसकी भी अपनी एक पूर्ति करने का एक अपना लिमिट है। तो वही जो लिमिट है ना, उसी को के कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गया
गया आपकी कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मीन द कैरिंग कैपेसिटी, कितना पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंटरैक्शंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन के बारे में तो पढ़ लिया, ग्रोथ कर्व्स वो भी पढ़ लिए किस टाइप के बनते हैं। अब हम इंटरैक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत, जब पॉपुलेशन आपस में रहेंगी तो बेटा वो कुछ संबंध भी तो बनाएंगी। वो संबंध अच्छे भी हो सकते हैं, वो संबंध परेशानी वाले से भी हो सकते हैं, उन संबंधों में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इस फायदे नुकसान के हिसाब से अलग अलग इंटरैक्शंस बने हुए। एक उनमें से कुछ आपकी बुक में बताए हुए हैं। एक है उसमें से म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में माना कि दो स्पीशीज है, एक है स्पीशीज ए, एक है बी। म्यूचुअलिज्म की कंडीशन में क्या होगा कि दोनों स्पीशीज को फायदा होगा, ए को भी फायदा होगा, बी को भी फायदा होगा। इसी में दूसरा आता है आपका कंपटीशन। देखिए बेटा, कंपटीशन तो कहीं भी सही नहीं होता है, ठीक है ना। पढ़ाई के मामले में करना चाहिए कंपटीशन, पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, जिसमें कि हम दोनों जो है, जिसके भी बीच में कंपटीशन हो रहा है वो ऊपर ही बढ़े, नीचे आने की जगह। पर जो रियल लाइफ में कंपटीशन होते हैं वो दोनों को लॉस करते हैं। कंपटीशन से हमेशा ही लॉस होता है, ठीक है, रियल लाइफ में। फिर इसी में आता है प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या होगा, एक प्रेडेटर होगा जो खाएगा, दूसरा बेचारा जिसको खाया जाएगा वो प्रे माना जाएगा, ठीक है। तो प्रेडेशन में एक स्पीशीज को तो फायदा हो जाता है, दूसरी को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। वैसे ही आपका आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक होस्ट होता है इसमें और एक पैरासाइट होता है। होस्ट की बॉडी में पैरासाइट पूरी जिंदगी रहता है और उसको बर्बाद ही करके छोड़ता है, पूरा नुकसान पहुंचा देता है, फाइनली मार भी देता है बहुत बार। तो पैरासिटिज्म में जहाँ पर एक को फायदा होना है, दूसरे को नुकसान होना है, इसमें भी, ठीक है, प्रेडेशन की तरह। इसी में जो नेक्स्ट आता है आपका है कॉमन सैलिज्म। कॉमन सैलिज्म में क्या होता है, एक को तो फायदा होता है, दूसरे को भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो है वो अपनी तरफ से। मेरे ऊपर बैठा है तो बैठ, करता है तो कर, खाता है तो खा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तो फायदा है, अच्छी बात है। अब इसी में फाइनल आता है एमन सैलिज्म। एमन सैलिज्म में एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, न फायदा न नुकसान। तो ये कुछ आपके बता रखे। अब इसी में हम जाते हैं, सबसे पहले आपको समझाया जाए प्रेडेशन। प्रेडेशन में अगर मैं बात करूं तो मतलब एक खाएगा और दूसरा बेचारा निवाला बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया टाइगर एंड डियर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, ठीक। और ये जो प्रेडेशन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इससे क्या होता है, ये ट्रॉफिक होता है। देखो, हर नीचे वाले को ऊपर वाला खाता है, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा। तो ये एनर्जी, यहाँ सूरज से एनर्जी आई थी ऑटोट्रॉफ्स के पास, ऑटोट्रॉफ ने दे दी हेट्रो को, हेट्रोट्रॉफ्स ने दे दी कार्निवोर को, ठीक है ना, कार्निवोर ने दे दी टॉप कार्निवोर को। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। 10% लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने 10 में, ठीक है ना, एनर्जी का ट्रांसफर किस टाइप से होता है। तो ये ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर करने में भी हेल्प करती है। उसके अलावा जो प्रे की पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल में करती है। अगर टाइगर नहीं होता बेटा तो इतने ज़्यादा डियर हो जाते जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और ये फिर डियर नीचे वालों को इफेक्ट करते। तो इसीलिए ऊपर प्रेडेटर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एग्जॉटिक स्पीशीज जो होती है वो कोई भी इलाके में, कोई एक बाहर से कोई भी फॉरेन स्पीशीज आकर के वहाँ पे रहने लग गई, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग में जब किसी नई जगह पे कोई चीज़ आता है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका वहाँ पे कोई प्रेडेटर नहीं होता है। फिर जैसे उसका प्रेडेटर आता है तो वो नॉर्मल तरीके से आने लग जाती है। तो इसका एक एग्जांपल है, देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था 1920s के आसपास में, ऑस्ट्रेलिया की बात है। वहां पे एक प्रिकली पियर कैक्टस, क्या था, प्रिकली पियर कैक्टस की एक स्पीशीज देखने को मिली, ठीक है, जो इतनी ज़्यादा फैल गई कि उसने तो वहाँ पे मतलब अपना पूरा का पूरा एरिया ही फैला दिया था इस प्रिकली पियर कैक्टस ने। तो फाइन सो बेटा, प्रेडेटर जो मैं आपको बता रही हूँ अमेरिकन पैसिफिक ओशन में, ठीक है ना, अमेरिकन पैसिफिक एरिया में जो प्रिकली पियर कैक्टस था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी 1920 की बात है बेटा, वो इतना ज़्यादा फैल गई थी कि फाइनली उन लोगों को कौन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मॉथ इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तब जा करके वो कहीं पे हुई। इसी में नेक्स्ट देख लो, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश पाइसेस्टर थी, ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रेडेटर मतलब, ठीक है, जो खाती थी। तो इसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। जब इसको रिमूव किया ना, क्योंकि प्रेडेटर अब रिमूव हो गया वहाँ से, खाने वाला तो रहा नहीं, तो आपस में ही
10 स्पीशीज ऐसी थी इन्वर्टिब्रेट्स की कि वो आपस ही में फिर कंपटीशन करने लग गई, तो उनके बीच में क्या हो गया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जनरेट हो गया। ठीक है, स्पीशीज से स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं, और जिसकी वजह से बेटा 10 अलग अलग स्पीशीज इन्वर्टिब्रेट्स की पूरी तरह से खत्म हो गई, एक्सटेंट हो गई। तो देखो प्रेडेटर का होना भी कितना ज़रूरी है, अगर प्रेडेटर नहीं है तो उसके नीचे की पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि वो भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन का मैटर बनती है। ठीक है, तो प्रेडेटर भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट कर दे अगर अपने आप प्रे को, वो भी सही नहीं है। अगर शेर सारे के सारे डियर खा जाए तो अपना क्या खाएंगे, फिर अपना भूख से मर जाएंगे। उस कंडीशन में टाइगर भी तो एक्सटेंट हो जाएंगे, डियर पूरे खा गए तो टाइगर कैसे जिएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में प्रेडेटर और प्रे दोनों का जो है एक संतुलन बैठना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे ने भी तो अपने लिए बहुत ज़्यादा एडेप्टेशन के तौर पे अपने लिए बहुत ही डिफेंसिव मोड बना रखा है। अपने आप को बचाने के लिए उसने भी तो बहुत किया है। क्या क्या कर रखा है उसने, कैमोफ्लेज किया। ठीक है ना, कैमोफ्लेज यानी कि अपना रंग बदला उसने। ठीक है, जिस भी चीज़ में बैठता है उसी हिसाब का अपना कलर बना देता है। उसने पॉइजनस ट्रेट अपनी बॉडी में लाए। ठीक है ना, अपने शरीर के अंदर कुछ चीज़ों में पॉइजनस क्वालिटी बना दी, जैसे एक मोनार्च बटरफ्लाई होती है। क्या होती है, मोनार्च बटरफ्लाई। ये जो आपकी मोनार्च बटरफ्लाई है ना बेटा, इसको जो है एक बर्ड खाता है। कौन खाता है इस बटरफ्लाई को, एक बर्ड खाती है। ठीक है, ये बर्ड जो है इसकी प्रेडेटर है। तो ये मोनार्च बटरफ्लाई जब छोटी होती है अपनी लार्वल स्टेज में ही, ये क्या करती है, एक स्पेशल केमिकल, ठीक है ना, एक स्पेशल केमिकल को खाने की वजह से ये इतनी ज़्यादा गंदा टेस्ट हो जाता है ना इसका, कि ये बर्ड फिर इसको खा नहीं पाती है। ठीक है, अगर बाय द वे कभी इसने खा लिया तो फिर इस बर्ड को प्रॉब्लम होती है, वैसे वो खा ही नहीं पाती है। मोनार्च बटरफ्लाई का ये एक एग्जाम्पल है। इसी में देखो बहुत सारे जंगली घास होती हैं, गांव घर में लोग कहते हैं कि भैया ये वाला घास गाय नहीं खाती है। उसका कारण है पता है, क्योंकि उस घास में एक पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है जो उनके कार्डियक इशू के लिए मतलब हाईली पॉइजनस होता है, उनके कार्डियक ग्लाइकोसिडेज होने की वजह से। उस पॉइजनस वीड का नाम क्या है बेटा, कैलोट्रोपिस। क्या है, कैलोट्रोपिस। ठीक है, तो ये कैलोट्रोपिस हाईली पॉइजनस होती है, जो सीधे के सीधे उनके कार्डियक या फिर उनके बॉडी में गट्स में प्रॉब्लम करने लग जाती है और फाइनली वो मर भी जाते हैं। ठीक है ना, कैटल्स वगैरह वगैरह, तो वो उसकी सुगंध या दुर्गंध जो भी कहो उसको सूंघते ही नहीं खाते हैं। वहीं पे अगर मैं कैक्टस की बात करूं, ठीक है, एकेशिया की बात करूं, तो इन्होंने अपने बचाव के लिए क्या कर रखे हैं, थॉर्न्स कर रखे हैं अपनी बॉडी में, कांटे हैं इनके। ठीक है, लीव्स छोटी होकर के कांटों में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो हर्बीवोर्स जो है बहुत ज़्यादा एज अ प्रेडेटर यूज होते हैं। ठीक है, 25% इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इन पौधों को खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स किसको खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। क्यों, कोई प्लांट का रस चूसता है, कोई प्लांट का कोई एरिया को फीड करता है, कोई पत्तियों को खाता है। तो इंसेक्ट्स भी तो कहीं ना कहीं प्रेडेटर है ही है ना प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, थॉर्न्स। उसके अलावा देखो ये निकोटीन, चाय पत्ती, उसको कीड़े मकोड़े नहीं लगते उस पर, कि चाय पत्ती में देखना कीड़ा नहीं लगता एकदम से, क्योंकि उसके अंदर निकोटीन होता है। वहीं पे कैफीन, कॉफ़ी में कैफीन होता है। मलेरिया की दवाई, ठीक है, सिनकोना, क्विनीन, उससे बनती है। ओपियम, मैंने अभी पिछले चैप्टर में आपको बताया था, ओपियम हीरोइन निकाली जाती है पॉपी से। ठीक है, ये अपने आप में ऐसी ड्रग्स हैं कि मतलब इनको कोई खाता नहीं है। ग्रेजिंग से इनकी इस क्वालिटी की वजह से ना चाय की पत्ती को कोई नहीं खाता, गाय बच्ची कोई, तो ये बच जाती है। तो कुछ इस टाइप के भी इन्होंने कर रखे। ठीक है, तो ये प्रेडेशन हो गया बेटा आपका क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में आता है दैट इज योर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मैंने बोला है, कॉम्पिटिशन कहाँ होता है बेटा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में ही कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि उनके रिसोर्स सेम होते हैं ना। ठीक है ना, अगर अलग अलग चीज स्पीशीज हैं तो उनके रिसोर्सेज भी अलग होंगे, उनका खाने का तरीका अलग होगा, रहने की जगहें अलग होंगी। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादातर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है जहाँ पे वो सेम रिसोर्स के लिए compete करती है। पर पूरी तरह से ये स्टेटमेंट सही नहीं है बेटा। कभी कभी जो होती है अनरिलेटेड स्पीशीज भी सेम रिसोर्स के लिए compete करती है। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्पीशीज सेम हो तभी सेम चीज़ के लिए compete करेगी, नहीं। कभी कभी पे अनरिलेटेड एक दूसरे से नहीं मिलती है, अलग अलग स्पीशीज होती हैं, फिर भी सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करती हैं। एग्जाम्पल है जैसे साउथ अमेरिकन लेक्स में,
कौन कौन, साउथ अमेरिकन लेक्स में तुम्हारी फ्लैमिंगो चिड़िया भी रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे फिशेस भी हैं। ये दो ये फ्लैमिंगोज और फिशेस सेम रिसोर्स किसके लिए, जू प्लैंक्टन्स के लिए आपस में एक दूसरे के साथ compete करते रहते हैं, दोनों ही जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का तो देखो दो अलग अलग है बट सेम चीज के लिए आपस में एक दूसरे के लिए compete कर रही है ना। तो इसमें कंपटीशन में क्या होता है, जो भी स्पीशीज ज्यादा फिट मानी जाती है, जैसा डार्विन ने बोला था ना सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, कि जो ज्यादा भारी होगी यानी कि जो ज्यादा अपने को डोमिनेट कर पाएगी वो जिएगा, और जो भैया कमजोर पड़ जाएगा वो इरेडिकेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है एबिंगडन टॉर्टोइस। ये एबिंगडन टॉर्टोइस कहाँ पाया जाता था, गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है ना, गैलापागोस आइलैंड में आपका ये एबिंगडन टॉर्टोइस पाया जाता था। ये पूरी तरह से बेटा एक्सटेंट हो गया, खत्म हो गया। कब, जब यहाँ पे हमने गोट इंट्रोड्यूस कर दी। क्या कर दी, गोट। गोट इंट्रोड्यूस करने से कैसे खत्म हुआ, देखो गोट क्या हुआ, गोट बहुत ज्यादा ब्राउज करती थी यानी कि खाती थी, जितना भी उस आइलैंड में मतलब चीजें थी ना, वहां पे जब गोट डाली तो उन्होंने सब खाना शुरू कर दिया, तो टॉर्टोइस को खाना ही नहीं मिला, फाइनली वो क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए। तो कहते हैं ना देखो कंपटीशन, एक दूसरे को हमने इंट्रोड्यूस करा तो पूरी तरह से वो खत्म हो गया। अब इसी में हमारा आता है कंपटीशन रिलीज करके एक आता है, ये आप क्या समझ, ये क्वेश्चन आता है बेटा, कंपटीशन रिलीज करके एक क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन रिलीज क्या होता है, कुछ स्पीशीज, देखो कुछ स्पीशीज जो कि एक छोटे से एरिया में ही वो पाई जाती थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीशीज। अब हम क्या करें, उस छोटे से एरिया पे जो स्पीशीज पाई जाती थी वहां पे कोई इनसे ज्यादा सुपीरियर, इनसे ज्यादा बलशाली स्पीशीज आ गई, ठीक है ना। आई तो क्या हो गया कि ये ज़्यादा नहीं फैल पाई, ये कुछ ही एरिया तक अपनी लिमिटेड हो गई। पर जैसे ही ये जो बाहर से आई थी ना, हमने इनको आउट कर दिया, यानी कि इनको कंपटीशन से मुक्त कर दिया, ठीक है ना। इनके ऊपर कंपटीशन किसकी वजह से हो रहा था, ये बाहर से जो आ रही थी इनकी वजह से। जैसे हमने ये बाहर वालियों को नहीं आने दिया, एक्सपेरिमेंट के तहत हमने जिनसे इनको आउट कर दिया, तो ये जो अभी इतने एरिया तक थी ये बढ़ के इतने एरिया में फैल गई। क्यों फैली, क्योंकि जो इनके ऊपर कंपटीशन था अब हमने उसको रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, इन्हें कंपटीशन मुक्त कर दिया, ठीक है ना। तो बस इनका जैसे ही कंपटीशन हटा ये फ्लरिश करने लग गई, ठीक है। तो इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बढ़ा दिया, इसी को क्या कहते हैं, कंपटीशन रिलीज कहते हैं, ठीक। अब इसी में नेक्स्ट आता है आपका कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या बोला था कि स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट में, कहाँ के, स्कॉटलैंड में रॉकी यानी कि बहुत चट्टान वाला एक समुद्र का कोस्टल एरिया था, वहाँ पे आपके एक सुपीरियर टाइप की बार्निकल बैलेनस, क्या होती है बार्निकल बैलेनस बेटा, कुछ ऐसे रॉक्स में चिपकी सी पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ऐसे वाइट कलर की ये दिखाई देती हैं रॉक्स में, ठीक है। तो रॉकी सी कोस्ट के, स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्टल एरियाज में एक लार्ज, एक बहुत बड़ी एक मतलब चिपकी रहती है, साथ में रहती हैं काफ़ी, आप इसको देख भी सकते हो कहीं पे, आपको इसका डायग्राम नज़र आ जाएगा। तो ये बार्निकल, ठीक है, बार्निकल बैलेनस ये बहुत सुपीरियर थी। तो इन्होंने क्या किया, इनसे जो छोटी थी ना, छोटी बार्निकल थी जिसको हम कहते हैं चैस्थेमेलस, वो जैसी ये सुपीरियर वाली आई ना, ये सुपीरियर थी, क्या थी ये सुपीरियर थी, जैसी ये आई तो ये पूरी की पूरी इस एरिया से आउट हो गई, ठीक है ना, ये हट गई। तो गॉस क्या कहते हैं इसमें कि लार्जर कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्निकल बैलेंस डोमिनेट हुई, जैसे ही ये आई और इन्होंने अपना डोमिनेशन बनाया, ये यहाँ पे हावी हो गई, और ये जो छोटी वाली थी स्मॉलर बार्निकल थी वो पूरी तरह से वहाँ से आउट हो गई, निकल गई, मतलब कंपटीशन में ही शामिल नहीं हुई। इसी में जो नेक्स्ट है ये आपका किसका प्रयोग था बेटा, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड का एक्सपेरिमेंट था। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट पता होने चाहिए किसने क्या क्या किया है। इसी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो गॉस का आता है, किसका आता है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये गॉस क्या कहते हैं, गॉस का क्या कहना था कि व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती, इन्होंने कहा कि अगर दो एक दूसरे के बहुत क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से मिलती जुलती अगर दो स्पीशीज हैं तो वो बिल्कुल भी साथ में नहीं रह सकती, ऐसा किसने कहा था, गॉस ने कहा था, ठीक है ना। ये ट्रू इफ ये तब सही बैठता है बेटा अगर रिसोर्सेस लिमिटेड हो, तो अगर रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं होता है तो ये नहीं, क्योंकि अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो बात
बात सही है, कुछ ही समय तक वो साथ में रह पाए, फिर तो एक न एक कोई ना कोई वहाँ से खत्म हो ही जाएगी ना। पर ये इसी समय सही, तभी तक सही है जब तक कि रिसोर्सेस लिमिटेड हो, नहीं तो ये बिल्कुल भी सही बात, ये सही सिद्ध नहीं होती है। जो बाद में जो और लोग थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, गलत साबित भी किया, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि दो स्पीशीज अगर साथ में नहीं रह सकती हैं, एक समय के बाद जो ज़्यादा सुपीरियर होगी वो एक्सटेंड करेगी और जो दूसरी वाली है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो रिसेंट जो स्टडीज़ हुई हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उन्होंने जो अभी रिसेंट स्टडीज़ बताती हैं कि को एग्जिस्टिंग पॉसिबल है, न केवल दो की, दो से ज़्यादा भी स्पीशीज साथ में रह सकती हैं। और कैसे रहेंगी, रिसोर्स को पार्टीशंस करके, यानी कि जो भी रिसोर्स है उसको पार्टीशन कर देंगी, उसको बांट लेंगे बराबर बराबर, इतना तुम यूज़ करो, इतना ही तुम यूज़ करो, ठीक है ना। जैसे एक फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, आपस में अच्छी तरह से रहते हैं प्यार मोहब्बत से, वैसे को एक्सटेंशन पॉसिबल है बोला है रिसेंट स्टडीज ने। तो पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक आर्थर एक और हैं दूसरे, तो मैक आर्थर ने 5 अलग अलग स्पीशीज को साथ में रखा बेटा, ठीक है, और उन्होंने प्रूफ किया कि नहीं रह सकती हैं। कैसे रखा उन्होंने, 5 अलग अलग स्पीशीज रखी, किसकी, आपकी ये वार्बलर्स की, ठीक है ना। वार्बलर्स क्या होती हैं, वार्बलर्स ये है एक टाइप की बर्ड है, ठीक है ना, एक टाइप की बर्ड है जो बहुत अच्छी म्यूजिकल साउंड भी देती हैं, बहुत अच्छा बोलने के लिए बहुत मधुर गाना सा गाती हैं। तो उसकी वजह से एक ही पेड़ पे रखा इन्होंने वार्बलर्स की 5 अलग अलग वेराइटीज़ को, ठीक है ना, अलग अलग स्पीशीज़ को वार्बलर्स की, और सब के सब साथ में रहती भी थी, अच्छे ढंग से भी करती थी। हम लोगों ने देखा होगा, कभी देखना आप लोग, अगर किसी तालाब में जाओ ना तो उसमें 3 टाइप की मछलियाँ रख आराम से रह सकती हैं। एक जो होती है बॉटम ड्वेलर, नीचे नीचे, उनका खाना उस टाइप से डालो भारी भारी जो उनको नीचे के लेवल में मिल जाए। एक बीच बीच में रखो, उनका खाना इस टाइप से हो जो उनको बीच के, वो बीच ही में रहती है ना, ऊपर आती है ना नीचे जाती है, नीचे वाली ऊपर नहीं आती, वो नीचे ही रहती। एक होती है सरफेस में रहने वाली फिशेस, वो सिर्फ सरफेस में रहेंगी। तो एक ही में हम लोग जो है 3 अलग अलग वेराइटी की फिशेस को कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आपका कंपटीशन भी हो गया है प्रॉपर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज योर पैरासिटिज्म। क्या आता है, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है बेटा, मुफ्त का खाना, मुफ्त का रहना, इसके साथ जुड़ा हुआ, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फ्री लॉजिंग एंड फ्री योर मील्स, ठीक है ना। फ्री लॉजिंग एंड फ्री मील्स इसमें आसानी से मिलती है। तो पैरासाइट जो है उसको भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है होस्ट की बॉडी में रहने के लिए। सबसे पहले उसने क्या किया, मॉडिफिकेशंस करे, देखो उसके बाद जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स थे उनने उन सबको खत्म कर दिया कि भैया नहीं, सेंस ऑर्गन ज़्यादा होंगे तो पता चल जाएगा होस्ट को मैं उसकी बॉडी में चढ़ गया हूँ। उसने सकर्स हो गए उसके, उसने अपने अंदर बड़े ही अच्छे मॉडिफाइड सकर्स रख लिए कि वो जहाँ भी चिपके पता भी ना चले दूसरे को, सेंस ऑर्गन खत्म कर दिए, शक्कर से चूस लेगा रस, ठीक है, ब्लड वगैरह वगैरह। डाइजेस्टिव सिस्टम अब उसका बिल्कुल लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें होता ही नहीं है, वैसे ही डाइजेस्ट कर लेता है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी कि भैया अगर बाय द वे होस्ट की बॉडी में चला जाऊंगा तो रिप्रोडक्शन अपना बहुत अच्छा कर लूंगा, मेरा रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक तो होता है पैरासाइट और दूसरा होता है बेटा होस्ट, ठीक है। तो कहीं कहीं पे तो एक अकेला होस्ट से चल जाता है, कहीं कहीं पे 2 होस्ट भी होते हैं। जैसे ह्यूमन लीवर फ्लूक की अगर मैं बात करूँ, ये ट्रिमेटोड में आता है, ठीक है ना, ह्यूमन लीवर फ्लूक, ठीक है ना। इसके 2 होस्ट होते हैं, बराबर बराबर करके दोनों में जाता है। एक तो होता है स्नेल और दूसरी होती है फिश, ठीक है, किसकी, ह्यूमन लीवर फ्लूक की। अब इसी में नेक्स्ट चले जाते हैं हम, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट फीमेल एनाफ्लीस, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये अपना कुछ ये किसकी बॉडी में, कौन है इसका होस्ट, हम ह्यूमन ही तो हैं, हमारी बॉडी में ही तो आती है, ठीक है ना। अब वैसी अब पैरासाइट के बेस पे 2 टाइप के पैरासाइट होते हैं बेटा। एक तो होता है एक्टो पैरासाइट, एक्टो वर्ड होता है मतलब बाहर, ठीक है ना, बाहरी पैरासाइट मतलब जो आउटर एरिया में होंगे, जैसे सर में लाइस का पड़ जाना, जुइयों का पड़ना, डॉग्स की बॉडी के ऊपर कीड़े, टिक्स, ठीक है ना, जानवरों के ऊपर, तो लाइस एंड टिक्स, क्योंकि ये बाहर से होते हैं, बाहर होते हैं सरफेस के, तो इनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और कुछ बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे किडनी में रह रहे हैं, एब्डोमेन में रह रहे हैं, ठीक है ना, लीवर में अटैक कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या आएंगे, आपके एंडोपैरासाइट आएंगे। क्या आएंगे, एंडोपैरासाइट आएंगे। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम जो है ना अपनी फीमेल मॉस्किटो को, मैं एनाफ्लीस नहीं कह रही हूँ, फीमेल मॉस्किटो को हम लोग पैरासाइट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं भैया पैरासाइट, इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है ये ना ब्लड किस लिए लेती है पता है, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने तो ये जो होती है फॉर नॉरिशमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स,
ठीक है ना। ये ह्यूमन का ब्लड का इस्तेमाल करती है अपने बच्चों को नॉरिशमेंट देने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, अपना खाने के लिए नहीं, खुद के न्यूट्रिशन के लिए नहीं लेती है। तो ये क्योंकि खुद के न्यूट्रिशन के लिए नहीं लेती, इसीलिए इसको पैरासाइट नहीं माना जाता। हाँ, फीमेल मॉस्किटो को अगर ये खुद के न्यूट्रिशन के लिए हमारे ब्लड को यूज़ कर रही होती तो फिर उसको पैरासाइट माना जा सकता था। अब इसी में एक और आता है आपका टर्म, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या आता है? ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? इसमें एक पैरासाइट बर्ड होती है, वो अपने अंडे क्या करती है, होस्ट वाली बर्ड के घोंसले में दे के आ जाती है, और वो जो होस्ट होती है बेचारी, वो उसको पता नहीं चलता है कि ये मेरे अंडे नहीं, ये किसी और के अंडे हैं, और वो उनको पालेगी, पोसेगी, अच्छी तरह से उनको सेकेगी, बस जब उनमें से बच्चा निकलेगा तो वो किसी और का निकलता है, उसका अपना खुद का नहीं निकलता है। इसका एग्जाम्पल है कोयल। कोयल और कौवा, कोयल भी काले रंग की, कौवा भी काले रंग का। कोयल इतनी आलसी होती कि अपने अंडे जाके क्रो के घोंसले में दे के आ जाती। क्रो सोचता है मेरे अंडे हैं, वो उनका पालन पोषण करता है, लास्ट में उसमें से कोयल निकलती है। तो ये क्या है? आपका ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। इसी में अब आप नेक्स्ट आता है आपका कॉमन सैलिज्म। क्या आता है? कॉमन सैलिज्म। कॉमन सैलिज्म बताया था एक स्पीशीज को तो बेनिफिट होता है और एक स्पीशीज को ना तो बेनिफिट होगा ना तो लॉस होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्किड। ऑर्किड क्या होते हैं? जो किसी के सपोर्ट से चलते हैं उसको ईपीफाइट कहते हैं। तो ऑर्किड अपने आप में एक ईपीफाइट है। ये मैंगो की ब्रांच में दिखता है। किस में दिखता है? मैंगो ब्रांच में। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो सपोर्ट मिल जाता है ऑर्किड को, मैंगो को क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं पड़ रहा है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें कैटल इग्रेट। ठीक है ना, ये कैटल के ऊपर होते हैं। ठीक है ना, एक बर्ड है जो कैटल के ऊपर है, ग्रेजिंग कैटल्स के ऊपर। तो ये बर्ड वहाँ जाती है, कैटल के ऊपर जो कीड़े मकोड़े उनको खा जाती है। कैटल को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, खा रहा है तो कोई खा रहा है। वैसे ही बार्निकल है। ठीक है ना, बार्निकल जो होती है वेल के ऊपर उगी रहती है। ठीक है ना, वेल के ऊपर ग्रो करती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेल को क्या फर्क पड़ रहा है? उतनी मोटी स्किन होती है, उसको अंदाज ही नहीं आता है। इसी में आता है एक क्लॉन फिश। क्लॉन फिश ये सी एनिमोन के ऊपर, सी एनिमोन के साथ रहता है। सी एनिमोन क्या होता है? उसके ऐसे ऐसे टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, वो टेंटिकल्स पॉइजनस होते हैं, तो कोई भी समुद्र में रहने वाला उसके नज़दीक नहीं आ पाता, तो उससे क्लॉन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाती है। वो इसके आसपास में रहती है, अपना बची रहती है अपने प्रेडेटर से। ठीक, तो ये आपके कॉमन सैलिज्म हो गए। एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी में नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में मैंने आपको बताया बेटा दोनों को फायदा होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा होगा। इसका एक एग्जाम्पल है लाइकेन। अपने आप में एक एसोसिएशन है जहाँ पे एल्गी और फंजाई के बीच में बनता है। एल्गी खाना बना के फंगस को देता है। फंगस जो है क्योंकि इसके हाइफा होते हैं, हाइफी होते हैं, इसमें जमीन के बहुत अंदर अंदर तक ऐसे फैले होते हैं, तो अंदर से न्यूट्रिएंट ला करके ये एल्गी को देंगे। एल्गी खाना बनाएगा, फंजाई को देगा, फंजाई उसके लिए न्यूट्रिएंट्स लाएगा जमीन में से, एल्गी को देगा, तो दोनों को फायदा होता है। वैसे एक एसोसिएशन है बेटा माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजा क्या होता है? फंजाई और रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स के बीच में बनता है। ठीक है, रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स, तो वही है रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट क्या करेंगे? ये फंजाई फिर से इसको न्यूट्रिशन देगा, और रूट्स जो होती हैं बदले में खाना बना के फंजाई को दे देंगे, जैसे लाइकेन में होता है। तो यहाँ पर भी फायदेमंद है। प्लांट और एनिमल का आपस का रिलेशनशिप भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअल बिहेवियर का। ठीक है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप का। ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। विदाउट प्लांट एनिमल नहीं जी पाता, विदाउट एनिमल प्लांट नहीं जी पाता है। ठीक है, प्लांट को एनिमल्स की जरूरत है पॉलिनेशन की वजह से। ठीक है, और बदले में एनिमल को क्या मिलता है? प्लांट से पॉलन मिल जाते हैं, नेक्टर मिल जाता है, ठीक है, जूस मिलता है, और बदले में यहाँ प्लांट का इजीली जो है पॉलिनेशन कर देता है प्लांट। तो एनिमल एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। अभी कुछ रिलेशंस होते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप कहते हैं इनको, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप्स भी कहते हैं। यानी कि भैया अगर ये जिंदा है तभी दूसरा बचेगा, मतलब एक ही है जिसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है। ऐसा रिलेशन बनता है फिग और वास्प के बीच में। ठीक है ना, फिग अपने आप में एक फ्रूट है, वास्प अपनी एक इंसेक्ट है। तो फिग क्या होता है? बड़ा, तो ये वास्प जो होती है हमेशा इस फिग के अंदर अपने फिग को के अंदर अपने अंडे देके चली जाती है। ठीक है ना, और बदले में फिग का जो है वास्प पॉलिनेशन कर देगी। ठीक है ना, फिग का पॉलिनेशन करती है वास्प। ठीक है, फिग का नहीं तो कोई नहीं जाता फिग में वास्प के अलावा। तो वास्प क्यों जाती है? क्योंकि उसको बड़ी अच्छी एक सेफ एरिया मिल जाता है जहाँ पे वो बच्चे दे आती, और उसके बच्चे भी जो है ये फिग को खा के नॉरिशमेंट मिल जाता है। और बदले में फिग में क्योंकि वास्प के अलावा कोई और नहीं जाता, तो वास्प फिग का आराम से जब उसके अंदर जाती है तो उसका थोड़े उसमें पॉलन चिपक जाएंगे और फिर दूसरी जगह जाएगी तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये वास्प इसका पॉलिनेशन करती है, फिग इसको वो
बच्चे को रखने के लिए सेफ जगह दे देता है। एग लेइंग साइट जिसको ओवी पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है ना, वो हेल्प कर देता है। अभी इसी में जो फाइनल अब लास्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज ऑर्किड्स। ऑर्किड एक आपको बताती हूँ एक ऐसा प्लांट है मतलब जिसके बहुत ही फ्लोरल पैटर्न गजब गजब के बनाता है पत्तियों के शेप से, ठीक है। पत्तियों के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी ऑफ पैटर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से इसमें इंसेक्ट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं ऑर्किड से, ठीक है ना। खासतौर से बीज हो गई, बम्बल बीज हो गई, और इसमें जाएंगे तो इसका तो अच्छा खासा पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसमें एक मेडिटेरियन सी में, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन सी में एक ऑर्किड पाया जाता है जिसको कहते हैं ऑफिरस। क्या है इसका नाम? ऑफिरस है। ये ऑफिरस क्या करता है पता है बेटा? सेक्सुअल डिसीज करता है। आप क्या समझते हो सेक्सुअल डिसीज? यानी कि सेक्सुअली धोखा देता है। कैसे देता है कि ये जो ऑफिरस है इसकी एक जो पत्ती है ना बेटा, वो उसका आकार कहीं पे फीमेल बी की तरह दिखता है। वो कैसी दिखती है उसकी वो पत्ती? फीमेल बी। अब इसको इस पत्ती को फीमेल बी समझ बैठता है, मेल बी, तो वो फीमेल बी समझ के इसके साथ कॉपुलेट करने के लिए आता है और वो खाली खाली इसको झकझोर देता है। अब कॉपुलेशन तो होता नहीं क्योंकि वो तो फीमेल बी है ही नहीं, वो तो पत्ती है। बदले में क्या होता है तो उसकी बॉडी में इसके, अब वो उसके साथ कॉपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो इसके सारे पॉलन जो होते हैं इस मेल बी के ऊपर पड़ जाते हैं। फिर ये दूसरे में जाएगा, दूसरे में बैठ के वैसा कोशिश करेगा, दोबारा से उसको साथ वही प्रॉब्लम होगी तो वहां पे इसका पॉलिनेशन कर देगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होता है? इसका पॉलिनेशन हो जाता है और दूसरे को कुछ नहीं मिलता। इसका तो पॉलिनेशन हो गया, अच्छा हो गया, पर मेल बी को तो कुछ भी नहीं मिला ना, तो मेल बी के साथ धोखा हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस को स्यूडो कॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडो कॉपुलेट या कॉपुलेशन, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल इसका अपने आप में हो गया। तो बेटा समय के साथ साथ जो भी ये चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं दोनों को ही अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं। पर ये जो रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ ना, ये तभी तक पॉसिबल है जब तक कि ये अपना शेप ऐसा रखता है। जिस दिन पत्ती ने अपना शेप बदल दिया तो इसके पास फिर मेल बी नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी तो फीमेल बी की जैसी पत्ती लग रही तब आ रहा है। तो अगर इसने चेंज कर दिया अपना रूप तो कहीं ना कहीं, या फिर बी बदल गई तो फिर इसको भी अपना वो बदलना पड़ेगा, ठीक। तो समय के साथ साथ सारे के सारी ये चीज़ें चेंजेस इसमें आते रहेंगे और आ रहे हैं बेटा, आते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। आपका ये चैप्टर क्लियर हुआ। आई होप आप अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर होगा। आई हैव ट्राइड कि मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको बताऊं और मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे बताए हैं। तो आप एक एक एग्जाम्पल को ध्यान में दीजिएगा। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है इस टाइप का होगा तो इसमें बताइए कौन सा रिलेशनशिप है, ठीक। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। अब मैं नेक्स्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी जब वीडियो दूंगी तो वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। ओके, सो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करिए। सून योर एग्जाम्स विल बी देयर। ओके बेटा।